हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर HSC CET मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। और उसी सीरीज़ में हमारी आज की जो नेक्स्ट यूनिट है जिसको हम कवर करेंगे वो है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी कि ये पार्ट 1 है। हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे कॉरपोरेट अकाउंटिंग को, क्योंकि जो इसका जो सिलेबस है इस यूनिट का वो काफ़ी वाइड है। तो इसलिए एक वीडियो में अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में कवर करने की सोचा है। आज हम पार्ट 1 करेंगे, जिसके अंदर हम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। पहले भी ये जो पेपर है आपका, इसके सिलेबस की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको इसका PDF मिलेगा। एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हिंदी में की जाएगी, लेकिन अब जो स्लाइड्स होंगी वो इंग्लिश के अंदर होगी। लेकिन ये सेम स्लाइड्स इनका इंग्लिश और हिंदी में PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका भी लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ले सकते हो, क्योंकि बच्चे काफ़ी बार कमेंट करते रहते हैं कि हिंदी में PDF। तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर सारी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके सभी के दोनों मीडियम के अंदर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको PDF जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस यूनिट के अंदर गिवन है। तो सबसे पहले है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, कि शेयर कैपिटल और डिबेंचर से रिलेटेड अकाउंटिंग क्या ट्रीटमेंट होता है, वो चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है बुक बिल्डिंग, कंसेप्ट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट जो है वो है इशू ऑफ राइट, मतलब राइट जो शेयर्स होते हैं वो। नेक्स्ट बोनस शेयर्स। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायबैक ऑफ शेयर्स। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इशू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, फाइनल अकाउंट्स जिसमें P&L वगैरह, बैलेंस शीट, वो अकाउंट्स। तो आज हम ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। बाकी के ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये वाले जो टॉपिक है ये इन्हीं में काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें हमें कवर करने की ज़रूरत है। इनमें ये अब सिर्फ यहाँ पर टॉपिक के नाम मेंशन है, लेकिन इनमें हमें जर्नल एंट्रीज़ वगैरह वो चीज़ें भी समझनी पड़ेगी कि क्या एंट्रीज़ होती हैं इनकी। तो इसलिए हम इन टॉपिक्स को आज कवर कर रहे हैं। आज एक थोड़ा ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, मतलब आज हम थोड़ा ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं थोड़े डिटेल में करते हैं, इन्हीं से ज़्यादा सवाल बनते हैं। और इनको, ये जो छोटे मोटे और टॉपिक्स रहते हैं, इनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की, कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को समझने से पहले, मतलब शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझने से पहले हम बात करते हैं कि शेयर्स जो हैं वो क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो शेयर्स जो है वो क्या होते हैं, एक कंपनी की जो कैपिटल है, मतलब जो कंपनी को चलाने के लिए जो फंड्स, जो फाइनेंस जो यूज किया जा रहा है वो उसकी कैपिटल है। उस फाइनेंस, उस कैपिटल को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, टोटल कैपिटल को कंपनी की छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो वो हर एक जो पार्ट होगा उस टोटल कैपिटल का, उसको हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल टोटल कैपिटल एक कंपनी की 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपए एक कंपनी की कैपिटल है, और उसको हमने 1000 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया छोटे छोटे। तो 1000 पार्ट्स के अंदर अगर हम डिवाइड करेंगे 10 लाख की कैपिटल को, तो कितने पार्ट्स बन जाए, मतलब जो एक पार्ट है उसके अंदर कितनी अमाउंट रह जाएगी, 10 रुपीज़। तो ये जो 10 रुपीज़ है एक पार्ट, तो ये एक पार्ट जो है जिसका रेट, मतलब जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ है, इसको हम शेयर बोलेंगे, ये एक शेयर होगा। तो ये जो 1 लाख हैं, जिन 1 लाख जो पार्ट्स हैं, इनको हम 1 लाख शेयर बोलेंगे इस कंपनी के, ठीक है। तो शेयर एक तरह से जो टोटल कैपिटल है उसको अगर हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उन पार्ट्स को ही हम शेयर बोलते हैं, ठीक है। जो कंपनी एक्ट 2013 है, उसका सेक्शन 13 जो है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी 2 तरह के जो शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है, यानी कि 2 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। एक है प्रेफरेंस शेयर्स और नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स। अब ये देखो कि कंपनी ये शेयर्स वगैरह क्यों इशू करती है।
अब जब एक कंपनी होती है वो एक बड़े लेवल पर जो है बिजनेस करती है, मतलब एक बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर, तो उसके लिए फंड जो फाइनेंस है वो एक 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 इंडिविजुअल, एक अकेला अगर पर्सन जो है वो अगर अपने पैसे लगाए, अपनी सेविंग्स लगाए, तो वो सफिशिएंट नहीं होती, वो काफ़ी नहीं होती उस कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सिंगल पर्सन जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता, वो उतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता। इसलिए कंपनीज़ के अंदर क्या अरेंजमेंट की गई है कि जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उससे पैसा कलेक्ट किया जाए और उस पैसे से फिर इकट्ठा करके उससे उससे बिजनेस चलाया जाए, उससे कंपनी की वर्किंग जो है वो उसको चलाया जाए। तो अब उसको चलाने के लिए एक तरह से जो कंपनी है, हमने एक ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़े थे कि अलग अलग सोर्सेज से हम फाइनेंस पैसा जो है एक कंपनी के अंदर ला सकते हैं। तो उसी में एक सोर्स होता है शेयर्स के थ्रू, कि शेयर कैपिटल के थ्रू हम पैसा ला सकते हैं। तो जब शेयर्स कैपिटल के थ्रू, जब शेयर्स के थ्रू पैसा लाया जाता है बिजनेस में, तो वो होती है शेयर कैपिटल। और ये जो शेयर्स हैं यही 2 टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। यानी कि हम 2 तरीके से शेयर्स के थ्रू हम जब पैसा लेके आते हैं कंपनी में, तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स के शेयर इशू कर सकते हैं, एक इक्विटी शेयर्स और एक प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब देखो इनके नाम के आगे लगा हुआ है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस यानी कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है काफ़ी सारी चीज़ों में। प्रेफरेंस यानी कि पहले मिलना, प्रेफर किया जाता है। हम बोलते हैं ना कि हम इस चीज़, मतलब कोई भी एक्स चीज़ है, इसको हम वाई के कंपैरिजन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो प्रेफर का मतलब उसको हम पहले नंबर पे रखते हैं कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हो उसके मामले में। तो प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि वो शेयर्स जिनको काफ़ी सारे चीज़ों के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है, इनको आगे रखा जाता है। तो अब प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि सबसे पहले तो ये जो कंपनी के अंदर इन जो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू हमने पैसा लिया है, जो कैपिटल हमने रेज की है, इकट्ठी की है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, तो उस कैपिटल के ऊपर हमें डिविडेंड की पेमेंट करनी होती है, ब्याज देना पड़ता है। उन्होंने पैसा दे रखा तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड हम पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास कुछ प्रॉफिट बच जाते हैं तो उसमें से हम जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचाते हैं फिर इक्विटी वालों को देते हैं। यानी कि सबसे पहले डिविडेंड की प्रेफरेंस या डिविडेंड सबसे पहले पेमेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को की जाती है, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके लिए। अब देखो कंपनी के अंदर कोई जो भी प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो जो लोन ले रखा है कंपनी ने, जो डिबेंचर्स जो इशू कर रखे हैं, उनको इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, फिर प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट करके जो भी प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, और फिर वो पेमेंट करने के बाद फिर अगर कुछ प्रॉफिट बचे तो उन प्रॉफिट्स में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो प्रॉफिट्स। तो इस तरह से होता है। तो अब डिविडेंड के मामले में प्रेफरेंस दी जाती है शेयर होल्डर्स को, तो जो राइट टू रिसीव डिविडेंड है वो पहले होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जब ये जो पैसे इन्होंने जो कैपिटल लगा रखी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने एक कंपनी के अंदर, तो वो कैपिटल की एक वापस टाइम पे पेमेंट भी करनी होती है। जैसे हम लोन लेते हैं तो लोन के ऊपर हमें ब्याज तो मिलता ही है, इंटरेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन वो जो लोन है वो पेमेंट भी तो करनी होती है, उसकी वापस पे भी तो करना होता है। तो ऐसे ही प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं वो अब उनके थ्रू हमने पैसा ले तो लिया, कैपिटल ले तो आए, लेकिन उस कैपिटल की वापस पेमेंट करनी होती है। वो प्रिंसिपल जो अमाउंट है पूरी वो वापस लौटानी भी होती है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। तो वो जो पेमेंट जब वो लौटाई जाती है तो उसमें भी इनमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में मतलब ये होता है कि एक लिमिट होती है कि 20 ईयर्स तक के बाद वो जो है वो लौटानी ही पड़ेगी। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल वापस नहीं की जाती, रिटर्न नहीं की जाती इक्विटी, उनकी तो परमानेंट के लिए बिजनेस में रखी जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब अपनी कैपिटल वापस आता है तो वो कैपिटल वो कंपनी से नहीं ले सकता, वो उन शेयर्स को बेच के ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब एक कंपनी को बंद किया जाता है, तब जो कंपनी को बंद करने के बाद जो भी कंपनी की एसेट्स वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, यानी कि जो भी कंपनी के पास पैसा बचा, उस पैसे में से
जो वो पैसा वापस लौटाया जाता है। तो मतलब अब मान लो कंपनी को बंद कर दिया, सारी जो भी लोन वगैरह ले रखे थे सबकी पेमेंट कर दी, और किसी भी आउटसाइड पार्टी को जितने भी पैसे पे करने थे, यानी कि जो भी लायबिलिटी थी कंपनी की, वो सारी उनकी पेमेंट कर दी। और उसके बाद जो बैलेंस बचा, उस बैलेंस को जो मालिक हैं, जो एक तरह से ओनर है कंपनी के, उनको दिया जाना चाहिए वो पैसा। तो सबसे पहले वो बैलेंस में से जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसकी पेमेंट की जाती है। और इसके बाद प्रेफरेंस के बाद अगर कुछ बचता है पैसा, तो वो फिर उनमें इक्विटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है। यानी कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तब भी जो रिटर्न की जाती है, कैपिटल वापस दी जाती है, तो उसमें भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स की दी जाती है और फिर उसके बाद इक्विटी वालों का नंबर आता है। ठीक है, तो ये इसलिए इनका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अब देखो इनके अंदर ये चीज़ें, एक का फ़ायदा मिल रहा है कि इनको प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन इनके अंदर प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, जो डिविडेंड की पेमेंट करनी होती है कि इतना डिविडेंड मिलेगा, उसकी पहले से रेट डिसाइड होती है कि 10% जो है वो प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलेगा, 12% मिलेगा या 15%, जो भी रेट है वो पहले फिक्स होती है। जैसे डिबेंचर्स पे होती है कि जो डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट किस रेट से की जाएगी, वो जो रेट है वो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर में भी वो रेट पहले से ही फिक्स की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी में, तो इक्विटी में कोई रेट फिक्स नहीं की जाती डिविडेंड की, कितना रेट दिए, इतनी रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। इक्विटी में क्या होता है कि जो भी पैसा है, मतलब जो भी प्रॉफिट है उनमें सबकी पेमेंट कर ली, बाकी के जितने प्रॉफिट बचे वो दे दिए जाएंगे मतलब एज ए डिविडेंड। लेकिन इनमें से कुछ रिटेन अर्निंग भी रखी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि किसको ज़्यादा डिविडेंड जो है वो मिलता है, तो वो इक्विटी वालों को मिलता है प्रेफरेंस की बजाय। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस में एक फिक्स्ड रेट होती है, लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड रेट नहीं होती। अब देखो, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग नाम के, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनको एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? इन शेयर्स के ऊपर क्या होता है कि जैसे देखो, अब जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, फिर उसके बाद बचा जो है उसमें प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड की पेमेंट होती है। तो मान लो अगर किसी भी ईयर, मतलब किसी भी साल जो प्रॉफिट है वो कम हुए, उन प्रॉफिट मतलब जो डिविडेंड पे करना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो उसके लिए प्रॉफिट बचे ही, यानी कि प्रॉफिट इतने हुए कि हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाए। मान लो हमें 100 रुपीज़ की इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है और हमारे प्रॉफिट जो है कंपनी के एक साल के वो भी 100 ही हुए, तो 100 में से हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, तो प्रॉफिट कितने बचे? 0। तो अब 0 में अब हम प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड की पेमेंट है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर मान लो कि जो प्रॉफिट है वो अच्छे हो गए, मान लो 200 हो गए, तो उसमें से हमने 100 की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी हमने, तो भी 100 प्रॉफिट बचे। मान लो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे 50 रुपीज़ का डिविडेंड पे करना होता है, 50 रुपये पे करने होते हैं हमें डिविडेंड के। तो अब हम, अगर हमारे पास हमने क्यूमुलेटिव टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो पिछली साल उनको इंटरेस्ट की मतलब पिछली साल उनको जो डिविडेंड नहीं मिला, वो डिविडेंड भी हम इकट्ठा करके इस साल मतलब अब करंट ईयर में भी देंगे। यानी कि पिछले जिन भी सालों में अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे प्रॉफिट कम थे, तो इस रीजन से हम पिछले सालों का भी जो डिविडेंड है वो अब की ईयर, जो अब वाली साल है, करंट की जो ईयर है उसमें मिला के दे देंगे। यानी कि हम 100 रुपीज़ जो डिविडेंड है वो पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा कर लेंगे जो भी पहले का जो डिविडेंड पे नहीं किया गया। और तो वो होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन क्यूमुलेटिव यानी कि हम सिर्फ जिस साल प्रॉफिट होंगे उसी साल पेमेंट करेंगे। यानी कि अगर पिछली साल हमारे प्रॉफिट 0 हुए थे, हम नहीं कर पाए पेमेंट, तो अब की बार हम 100 की बजाय 100 नहीं करेंगे, यानी कि पिछले साल वाले नहीं करेंगे, हम सिर्फ 50 रुपीज़ का ही जो डिविडेंड है उसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो नॉन क्यूमुलेटिव है। तो ये डिफरेंस है। क्यूमुलेटिव में हम पिछले सालों का भी डिविडेंड पे करेंगे जिस साल नहीं कर पाए थे, और नॉन क्यूमुलेटिव में सिर्फ करंट ईयर का ही करेंगे, पिछले सालों में चाहे बेशक से ना किया हो। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? अब देखो, जो ये जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं,
प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर, एक तरह से ये ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। तो अब एक कंपनी के अंदर क्या काम किया जाएगा, क्या डिसीजन लिए जाएंगे, तो उनमें उनके जो ओनर हैं उनका भी तो एक तरह से हक बनता है, राइट बनता है कि उनकी भी जो एक तरह से मर्जी है वो चले जो कंपनी है उसकी वर्किंग में। तो अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक तरह से वो जो मीटिंग्स वगैरह होती है कंपनी की, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पर उन इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है, उनको राइट दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन मीटिंग में और अपने वोट वगैरह है, किसी भी कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उस पर अपने वोट वगैरह डाल सकते हैं, उनकी जो बात है वो रखी जा सकती है, इनकी जो मर्जी है, मतलब एक तरह से इनका एक पार्टिसिपेशन होता है कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कंपनी है उसकी वर्किंग के अंदर। तो इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको पार्टिसिपेट किया जाए, मतलब जिनका एक तरह से जिनको राइट मिले कि वो जो कंपनी की वर्किंग के जो डिसीजन है उनमें डिसीजन जो है वो ले सके, यानी कि उनमें उनकी भी राय ली जाए। और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, जहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई पार्टिसिपेशन का राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो उनको बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिडीमेबल और ई रिडीमेबल। अब ये रिडीमेबल का क्या मतलब होता है, रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम करना। रिडीम यानी कि जो कैपिटल हम लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू जो कैपिटल हम लेते हैं कंपनी के अंदर, उस कैपिटल को एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद वापस पेमेंट करना, उसको बोलते हैं हम रिडीम, मतलब रिडीम करना, वापस पेमेंट करना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल तो वो जिनकी पेमेंट जो है वो की जाती है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, यानी कि अगर हम 20 ईयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो 20 साल के बाद वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थ्रू प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू हमने इकट्ठी की है, रेज की है, उसको हमें 20 साल बाद वापस लौटाना होगा। ठीक है, तो वो होते हैं रिडीमेबल, यानी कि उनको रिडीम किया जाएगा। और ई रिडीमेबल जिनको रिडीम नहीं किया जाएगा, यानी कि जिनकी पेमेंट कंपनी वापस, जिनकी जो कैपिटल है उसकी पेमेंट कंपनी नहीं करेगी जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। ठीक है, यानी कि कंपनी जब तक बंद नहीं हो जाती तब तक उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल वापस लौटाई नहीं जाएगी, उनको बोलते हैं ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। तो अब मैंने साथ साथ कंपैरिजन में इक्विटी शेयर्स का भी मीनिंग समझा ही दिया। इक्विटी शेयर्स वो मतलब शेयर्स होते हैं जो एक तरह से जिनके को लास्ट में सारी चीज़ें दी जाती हैं, लास्ट में अगर प्रॉफिट बचा तो इनको डिविडेंड मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। और जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी बंद होती है, तो जो भी कैपिटल है वो सबसे लास्ट में लौटाई जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और इक्विटी शेयर होल्डर पर बिल्कुल हाई रिस्क होता है और हाई रिवार्ड मिलता है। यानी कि रिस्क ज़्यादा क्यों होता है इनके ऊपर, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं बचे तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉफिट अच्छे बच गए तो वो जो पूरा बैलेंस है, जो सारी अमाउंट है प्रॉफिट की, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। यानी कि रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड बेनिफिट जो फ़ायदे हैं वो भी ज़्यादा होते हैं इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है जो पॉइंट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एक तरह से ओनर होते हैं जो कंपनी है उसके, क्योंकि अब जब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो भी एक तरह से ओनर तो होते हैं, लेकिन उनको सारे वो राइट्स जो हैं वो नहीं मिलते। मेन जो ओनर है एक कंपनी के वो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। अब क्योंकि इनको वोटिंग राइट भी मिलते हैं, वो कंपनी की जब मीटिंग्स होती है तब कोई डिसीजन जो है वो लिया जाएगा या नहीं, उसमें इनको वोट करने का राइट मिलता है, क्योंकि इनकी राय ली जाती है। इनको एक तरह से इनकी क्या मर्जी है उसको एक तरह से जगह दी जाती है कंपनी के डिसीजंस में। नेक्स्ट, इनका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर कंट्रोल भी होता है इनका, क्योंकि अब इनके पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टर हैं ये, तो इनके पैसे लगे हुए हैं तो इनका कंट्रोल भी होगा मैनेजमेंट के ऊपर कि कोई भी जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही से वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। वो सारे जो कंट्रोल के जो राइट्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होते हैं। नेक्स्ट, इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें अब हमने बात की कि जो प्रॉफिट है, जितने भी प्रॉफिट बचे उसके हिसाब से इनको डिविडेंड की पेमेंट होती है। तो इसमें कोई फिक्स्ड रेट जो है डिविडेंड की वो नहीं होती। जैसी हमने
प्रेफरेंस शेयर्स में और जो डिबेंचर्स हैं उनके केस में पड़ी कि वहाँ पर फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड की पेमेंट होती है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स में कोई फिक्स्ड रेट नहीं होती डिविडेंड की। ठीक है, और अगर मतलब वही बात है कि अगर प्रॉफिट नहीं है तो इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉफिट अच्छे हैं तो इनको हाई डिविडेंड भी मिल सकता है, ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है। तो ये कुछ मेन फीचर हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब हम बात करते हैं कि एक कंपनी जो है वो अगर इशू शेयर्स जो हैं, शेयर्स के थ्रू कैपिटल पैसा जो है वो इकट्ठा करना चाहती है तो उसकी क्या प्रोसेस होगी, यानी कि शेयर्स को इशू करने की क्या प्रोसेस होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले है टू इशू प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले जब भी एक कंपनी पब्लिक से शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करना चाहती है तो उसको एक प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करना होता है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस एक तरह से एक डॉक्यूमेंट सा होता है जिसके अंदर एक तरह से इन्विटेशन दिया जाता है कि उसको जनरल पब्लिक को कि हम जो है एक जो भी कंपनी है वो अपनी तरफ से ये बताते हैं कि इतने जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, इस रेट पे इशू कर रहे हैं, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती है। और भी काफ़ी सारी जो कंपनी है उससे रिलेटेड डिटेल उस प्रोस्पेक्टस के अंदर दी जाती है, जैसे कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का कहाँ पर रजिस्टर है, जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनका नेम, उनका एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें, और जो भी मतलब एक तरह से रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर होनी चाहिए, जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, और जो सेबी जो है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी रूल्स रेगुलेशन बनाता है कि कैसे इशू किए जाएं शेयर वगैरह, क्योंकि इन्वेस्टर से रिलेटेड के प्रोटेक्शन का काम होता है सेबी का। ये जो एक मेन अथॉरिटी है इन्वेस्टर्स जो हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो सेबी है वो भी कुछ रूल्स गाइडलाइंस जो हैं वो बनाता है। तो वो सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करती है, बनाती है उसको, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखती है और फिर उस प्रोस्पेक्टस को पब्लिक के अंदर इशू कर देती है। तो एक तरह से एक एडवर्टाइजमेंट सा होता है, ये इनविटेशन होता है जिसके अंदर जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन देती है कि आप हमारी कंपनी के अंदर अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करो, लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले एक इशू शेयर्स को इशू करने के लिए एक कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। नेक्स्ट, टू रिसीव एप्लीकेशन। अब जब कंपनी ने ये इशू किया तो कुछ लोग, कुछ इन्वेस्टर्स जो हैं उनको मतलब उनको ये चीज़ें कंपनी के बारे में जो डिटेल वगैरह है वो सारी चीज़ें पसंद आई हो, जो अपना पैसा जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन, जब भी हम कहीं पर अप्लाई करते हैं, नॉर्मल अगर हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो ये प्रोस्पेक्टस एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। तो फिर एडवर्टाइजमेंट के बाद हम क्या करते हैं? उस जगह पे कोई भी अगर चीज़ है उसके अंदर फिर एप्लीकेशन लिखते हैं, अप्लाई करते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स उस प्रोस्पेक्टस को देखकर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन सेंड करते हैं कंपनी के पास। ठीक है, एप्लीकेशन सेंड करते हैं जिसके अंदर वो बताते हैं कि हम आपसे इतने शेयर्स जो हैं वो खरीदना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाते हैं। तो अब कंपनी की तरफ से हम समझ रहे हैं, तो कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंपनी रिसीव करेगी एप्लीकेशंस। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स हैं जो प्रोस्पेक्टस को देखकर कंपनी में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन कंपनी के पास सेंड करेंगे और कंपनी रिसीव करेगी एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में कौन लोग होते हैं? जिन्होंने अप्लाई किया है कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए। तो अब ये एप्लीकेशन जो है, अगर एप्लीकेशन के अंदर पैसे जो है वो 25% ऑफ द इशू प्राइस है, यानी कि जितना यहाँ पर इन्विटेशन दिया था कि हम इतने शेयर्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं, तो उस जो भी जितने भी पैसों का दिया था उसका कम से कम 25% जो अमाउंट है, जो मतलब जो एप्लीकेशन है वो आ जानी चाहिए एप्लीकेशंस के थ्रू, कम से कम 25% की, तभी कंपनी जो है आगे प्रोसेस कर सकती है, यानी कि आगे वाले जो काम है शेयर इशू करने में उनको परफॉर्म कर सकती है। तो मिनिमम ये एक मतलब लिमिट है ये कि कम से कम 25% जो इशू प्राइस है उसकी एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हो जानी चाहिए। अब ये एप्लीकेशन में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ एक वो नहीं भेजता, सिर्फ एप्लीकेशन में कोई फॉर्म डॉक्यूमेंट नहीं भेजता, साथ में पैसे भी भेजता है कि अब ये देखो, जो आप एप्लीकेशन डालते हैं वो कि हमने आपके शेयर्स जो हैं वो इतने शेयर खरीदने हैं, इतने शेयर खरीदने, तो उसके लिए एप्लीकेशन में वो कुछ, अब मान लो 100 जो शेयर है कोई एक खरीद रहा है, तो उसमें कम से कम 100 के लिए वो अगर अप्लाई करना चाहता है 100 शेयर खरीदने के लिए, तो कम से कम 20-30
ऐसे कुछ पैसे जो है वो साथ में सेंड भी करता है। तो अब जितने भी ये पैसे रिसीव हुए इनका टोटल मिला के 25% होना चाहिए कम से कम, जितने भी एक कंपनी ने इशू किए हैं, जितने भी यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में इशू करने की बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब देखो जो एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुई, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की, उनमें से कंपनी देखेगी फिर कि कौन कौन जो है वो इन्वेस्टर्स हैं और कंपनी किन किन को अलॉट करेगी। यानी कि अब कंपनी जो है वो एक्चुअल में अलॉट करेगी जो शेयर्स हैं कंपनी के, उनको, जो इन्वेस्टर हैं उनको। तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एक तरह से इसके अंदर सर्टिफिकेट देती है कंपनी कि आप हमारे शेयर होल्डर बन गए अलॉटमेंट ऑफ शेयर में। तो कंपनी अब जो जिन जिन की एप्लीकेशन रिसीव हुई उनको देख के, उनको रिव्यू करके सर्टिफिकेट इशू करेगी जो जिन्होंने पैसे लगाए हैं उनको, कि आप हमारे कंपनी के जो एक तरह से शेयर होल्डर बन गए, ये आपका सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट देगी। अब इसके अंदर भी एक जो सेबी के रूल्स हैं, वो रेगुलेशन है, वो है। अब इसमें क्या है कि कंपनी जब अलॉटमेंट करती है शेयर्स की, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो तभी इशू करेगी जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि जो 90% है इशू साइज का, अगर उसने 100 शेयर इशू किए हैं तो 90 जो शेयर्स हैं उनमें कोई इन्वेस्ट करने वाला हो। यानी कि अगर उसे 90 जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स मिल जाएं, तभी कंपनी जो सर्टिफिकेट है शेयर होल्डर बनवाने वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो अलॉट करेगी, वो इशू करेगी। ठीक है, ये इसके अंदर ये जो सेबी है इसके रूल्स के अकॉर्डिंग है, एलिजिबिलिटी है ये। ठीक है, अब देखो अलॉटमेंट कर दी, उसके बाद अब जो बाकी के अगर पैसे बचे, मान लो एक शेयर होल्डर है, उसने 10 रुपीज़ का शेयर है, तो उसने 2 रुपये तो जब उसने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया तब सेंड कर दिए, और फिर जब उसको अलॉट किया गया, मान लो 4 रुपये उसने अलॉटमेंट की गई उसको, तब शेयर कर दिए, तब उसने कंपनी में पैसे दे दिए। उसके बाद कितने रुपये बचे? 6 हो गए, तो 4 रुपये और बच गए। तो ये जो 4 रुपये हैं ये भी कंपनी उस शेयर होल्डर से मंगवाएगी, क्योंकि उसने ये खरीदा है शेयर, तो कंपनी ने उसको सर्टिफिकेट दिया है आप कि उसने 10 रुपये का शेयर खरीदा है। तो अब जो बाकी के जो 4 रुपये हैं ये कंपनी कॉल्स के थ्रू मंगवाती है, कि अगर एक बार में ही मंगवा रही है कंपनी तो उसको बोल देंगे फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल में मान लो 2 रुपये मंगवा लिए, फिर बाकी के जो 2 रुपये बचे उनको सेकंड कॉल में मंगवा सकती है, या हम अगर लास्ट ही होगी तो उसको फाइनल कॉल भी बोल देते हैं, 2 रुपये और। तो इस तरह से कंपनी अलॉटमेंट के बाद कॉल्स जो है वो मंगवाती है। कॉल्स के थ्रू जो रिमेनिंग पैसा है शेयर्स के अंदर उसको कंपनी कलेक्ट करती है, उसको मंगवाती है शेयर होल्डर से। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक शेयर्स को इश्यू करने की। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट की तरह इनविटेशन देती है पब्लिक को कि आप हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिटेल होती है? प्रोस्पेक्टस में कंपनी का नाम होता है, कंपनी कहाँ पर रजिस्टर है, और जो डायरेक्टर्स हैं उनका नेम और एड्रेस होता है, सेबी का कंसेंट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिस्क है इशू का, और ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है इशू की, कौन मर्चेंट बैंकर है कंपनी का, ये सारी डिटेल प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। फिर प्रोस्पेक्टस को देख के काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कंपनी में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है। उसके बाद कंपनी जो है अपना सर्टिफिकेट देती है, अलॉटमेंट करके शेयर्स को अलॉट कर देती है शेयर होल्डर्स को। उसके बाद कुछ अगर पैसे रिमेनिंग बचते हैं शेयर्स में तो उसको कॉल्स के थ्रू मंगवाया जाता है, जैसे कि फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, इनके थ्रू जो बाकी का पैसा है शेयर होल्डर से वो मंगवाया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है शेयर इशू की पब्लिक को। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं जब शेयर्स एक कंपनी इशू करती है। तो अब देखो कंपनी जो है वो शेयर इशू मतलब किस एक तो हम अभी नॉर्मल बात की कि जो कैश है, जो कैपिटल है, उसको रेज करने के लिए कंपनी इशू करती है। लेकिन कभी कभी कंपनी कोई एसेट्स है उसको खरीदने के लिए भी, या प्रमोटर्स जो हैं उनको भी इशू करती है। यानी कि कंपनी को अगर किसी को पेमेंट करनी है तो उसके बदले में, अब जैसे प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स ने जो कंपनी के अंदर काम किया उसके लिए उनको पेमेंट करनी होती है, तो वो पेमेंट के लिए कंपनी शेयर्स जो है वो इशू कर देती है। यानी कि प्रमोटर्स को पैसे देने की बजाय उनको एक तरह से उनको ओनर का एक शेयर दे देती है, क्योंकि शेयर्स में ओनरशिप ही तो मिलती है, एक हक ही तो मिलता है ओनरशिप का, तो वो ओनरशिप का राइट दे देती है। तो इससे
तो इस तरह से इस वजह से भी कंपनी जो है इशू कर सकती है शेयर। या कोई अगर एसेट खरीदी है, अब हमने कोई एसेट खरीदी तो उस एसेट के लिए हमें कुछ पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो अब वो पेमेंट करने की बजाय हम इस एसेट से जिसको से हमने ये एसेट खरीदी है उसको हम शेयर्स का एक हिस्सा दे दें, तो उससे क्या हो गया कि उसकी ओनरशिप हो जाएगी उस हमारी जो कंपनी है उसके अंदर। या फिर हम कैश के लिए जो है वो शेयर इशू कर सकते हैं, यानी कि हमें जो शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर है वो हमें कैश में पेमेंट करेगा और हम उसको ओनरशिप का राइट दे देंगे, ठीक है, हमारी कंपनी के अंदर। तो इस तरह से कर सकते हैं। मेन जो है वो कैश के फॉर्म में किया जाता है। तो हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जो इशू कैश के फॉर्म में, जो कैश के लिए जो शेयर इशू किए जाते हैं उनकी। अब देखो, जब जो शेयर्स हैं वो कैश के लिए इशू किए जाते हैं तो हमें मतलब जो कंपनी है उसको कैपिटल के फॉर्म में फंड्स जो है वो रिसीव होते हैं। तो अब ये जो शेयर्स है वो दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं, एट पार पे और एट प्रीमियम पे। एट पार और प्रीमियम का क्या मतलब है? एट पार का मतलब है कि जो रेट है, जो हम उसको राइट देंगे कि आप जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ मिलेगा कि आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 शेयर की हम ओनरशिप देते हैं आपको, तो वो हो गया एट पार पे। और हम उससे पैसे भी 10 ही ले रहे हैं, ठीक है, हम उससे पैसे भी 10 ही ले रहे हैं और उसको मतलब 10 शेयर के ही हम उससे पैसे ले रहे हैं और 10 शेयर का ही उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये हम इशू कर रहे हैं एट पार पे। लेकिन अगर हम उसको जो सर्टिफिकेट है वो तो 10 शेयर का ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे पैसे हम 12 शेयर के ले रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं उससे। जो शेयर्स है उसको वैल्यू तो दे रहे हैं 10 की, लेकिन उससे वो क्या बोलते हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट है वो 10 का ही दे रहे हैं। तो यानी कि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हमें प्रीमियम मिल रहा है हमारे शेयर्स के ऊपर, तो वो हो गए इशू एट प्रीमियम। और एक डिस्काउंट पे होता है। डिस्काउंट में क्या होता है कि हम उसको सर्टिफिकेट तो 10 रुपये का दे रहे हैं, 10 रुपये का, लेकिन वो पैसे हमें 8 ही दे रहा है, यानी कि कम दे रहा है। या 8 का मतलब ये नहीं कि 8 ही दिए जाते हैं, 7 भी दे सकते हैं, 9 भी दे सकते हैं, ऐसे यानी कि डिस्काउंट पे दे रहे हैं। हमें पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन हमें उसे हक 10 शेयर का देना पड़ रहा है, तो वो होता है डिस्काउंट। अब देखो, कोई भी कंपनी जो पार पे और प्रीमियम पे इशू कर सकती है अपने शेयर को, लेकिन डिस्काउंट पे इशू करना कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट पे इशू करना कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। और पार और प्रीमियम पे कंपनी जो है वो इशू कर सकती है अपनी मर्जी से शेयर्स। अब देखो, जो इशू किए जाते हैं, मतलब जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वो उसमें या तो जो पैसे हैं इन्वेस्टर्स से हमें जो पैसे मिलने होते हैं वो लंपशम में मिल जाते हैं। लंपशम का मतलब इकट्ठे मिल जाते हैं। हमने बात की थी कि एप्लीकेशन में जो के लिए जो शेयर इन्वेस्टर्स जो है वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब वो कुछ पैसे दे देते हैं। तो अगर वो लंपशम में कर रहे हैं तो यानी कि वो पूरा का पूरे पैसे एप्लीकेशन में ही दे देते हैं। और अगर वो इंस्टॉलमेंट में जो है वो कर रहे हैं अपनी जो पैसे हैं वो उसकी पेमेंट, तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसे एप्लीकेशन में देंगे, कुछ फिर अलॉटमेंट के टाइम पे देंगे और कुछ फिर बाकी की जो कॉल्स होती हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उनमें देंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट में देंगे अलग अलग। तो इस दो तरीके से पैसे जो है वो कंपनी को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंट्रीज की कि क्या क्या जनरल एंट्रीज होती हैं। अब देखो, कह नहीं सकते कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता ऐसे सवाल फॉर्म हो जाए कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है, कौन से को क्रेडिट किया जाता है, तो इस पर्पज से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन के रिसीव होने की, यानी कि जब जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्लाई करते हैं कंपनी के अंदर कि वो आप कंपनी के शेयर्स जो हैं वो खरीदना चाहते हैं, तो वो जो अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई करते टाइम कुछ पैसे जो हैं एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन मनी जो है वो साथ में सेंड करते हैं जब वो एप्लीकेशन भेजते हैं कि हमें ये शेयर खरीदने हैं। तो उस टाइम पे क्या हम कंपनी के अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। अब देखो, उनसे हमें कुछ पैसे रिसीव हो रहे हैं तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे, तो हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो शेयर वो जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं, वो हमें एप्लीकेशन अकाउंट में मिल रहे हैं, तो जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, अगर हमने उन पैसों को, अब ये शेयर एप्लीकेशन के थ्रू पैसे मिले, ये किस चीज़ के पैसे हैं, ये हमें शेयर कैपिटल के लिए पैसे मिले हैं, यानी कि जो एक
कंपनी की कैपिटल है उसके हैं ये पैसे, तो इन शेयर एप्लीकेशन वाले पैसे जो हैं इनको हम कैपिटल अकाउंट, जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। जब क्रेडिट होता है शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि उसके अंदर पैसे जा रहे हैं, डेबिट होता है तो उससे पैसे निकल रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन के पैसे हैं इनको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री होती है जब एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन के थ्रू पैसे रिसीव होते हैं। अब उसके बाद अलॉटमेंट, यानी कि जब हम जो कंपनी है वो अलॉट कर देती है शेयर होल्डर्स को। जैसे देखो एप्लीकेशन आई थी, हमने प्रोसेस पढ़ी थी, आप प्रोसेस याद रखना। पहले एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया था, फिर कंपनी उसको रिव्यू करके कि हाँ ये इन्वेस्टर जो है इसने इन्वेस्ट किया, फिर उसको कुछ शेयर्स जो है वो अलॉट कर देती है। तो सबसे पहले शेयर अलॉट कर रही है, यानी कि सबसे पहले कंपनी शेयर अलॉट कर रही है, तो शेयर जो कैपिटल है उसके अंदर एंट्री की जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास और शेयर कैपिटल आने वाली है। शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई, हमने अलॉट कर दिए शेयर। ठीक है, यानी कि हमने शेयर्स जो हैं वो दे दिए शेयर होल्डर्स को, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो अब ये जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट कैसे करेंगे? अब जो अलॉटमेंट दी है हमने, तो उस अलॉटमेंट के टाइम पर जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर है, वो हमें पैसे भी देगा, क्योंकि उसको शेयर अलॉट कर दिए। तो कुछ पैसे मान लो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिए, तो बाकी के कुछ पैसे वो अलॉटमेंट के थ्रू भी देगा। तो वो जो पैसे आएंगे उनसे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और अलॉटमेंट जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये एंट्री पास की जाएगी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसके बाद अगर फिर भी कुछ पैसे बचते हैं तो वो हम कॉल्स के थ्रू मंगवाएंगे, जैसे कि फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, उनके थ्रू। तो जब कॉल के थ्रू मंगवाए जाएंगे तो सबसे पहले हम कॉल के थ्रू जो पैसे हैं मंगवाए जाएंगे तो उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी जो ये फर्स्ट कॉल है इसके आप पेमेंट करो। तो जैसे हम अलॉट करते हैं, अलॉटमेंट के लिए उनको इन्फॉर्म करते हैं तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, इसी तरह जब हम फर्स्ट कॉल के लिए इनको इन्फॉर्म करेंगे तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर जो फर्स्ट कॉल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे पास और भी पैसे आने वाले हैं शेयर कैपिटल के फर्स्ट कॉल के थ्रू। उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे, यानी कि जब पेमेंट कर देगा इन्वेस्टर, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे बैंक में पास पैसे जो हैं वो आए हैं, और जो शेयर कैपिटल जो फर्स्ट शेयर कॉल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री पास की जाएगी फर्स्ट कॉल के टाइम पे। अब मान लो सेकंड कॉल भी हम मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट की जगह सेकंड आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज एंट्री होगी। तो ये एंट्री होती हैं एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अब हम बात करते हैं शेयर्स को इशू के एट पार की, यानी कि हमने दो तरह से पढ़ा कि जो शेयर्स हैं उनको पार पे भी इशू किया जा सकता है और प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है। तो जब शेयर्स को एट पार पे इशू किया जाता है तब क्या एंट्री होती है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। देखो, पार का मतलब हमने समझ लिया कि शेयर्स को एट पार पे कब इशू किया जाता है, जब जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू के इक्वल हो। यानी कि फेस वैल्यू, और इसका क्या मतलब है कि हम जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको 10 रुपये का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और उनसे 10 ही रुपये हमने रिसीव हो रहे हैं, यानी कि प्राइस जो हमें 10 रुपये रिसीव हो रहे हैं और फेस वैल्यू जो हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इस सर्टिफिकेट को फेस वैल्यू और प्राइस जो हमें पैसे मिल रहे हैं, जब वो दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो हम बोलते हैं कि हमने शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं एट पार पे। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जो एक्स लिमिटेड है उसने इनवाइट की एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स की, 30,000 शेयर्स की उसने एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट की, यानी कि जो प्रोस्पेक्टस इशू किया उसमें इसने इनवाइट की 30,000 शेयर्स और 10 रुपीज़ ईच, 10 रुपये का एक शेयर और 30,000 शेयर की। ठीक है, और जो पेमेंट की इन्वेस्टर ने वो कैसे की, उसने 3 रुपये तो एप्लीकेशन पे दिए, 3 रुपये फिर अलॉटमेंट पे दिए और 2 जो रुपये हैं वो फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। इस 4 तरीके से उसने पेमेंट की, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की। सबसे पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। और जो भी शेयर्स जो हमने अप्लाई मतलब हमने इशू किए थे, जो सारे शेयर्स और फिर जिन्होंने एप्लीकेशन मनी जो है वो सेंड की, उन सबको हम कंपनी ने शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए और फिर उनसे कॉल मनी और जो अलॉटमेंट के वाले जो पैसे हैं वो रिसीव हो गए। अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है इन ट्रांजैक्शंस की। अब देखो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन के थ्रू जो पैसे रिसीव हुए
एप्लीकेशन के थ्रू 30,000 रुपये हमने मतलब 30,000 शेयर्स जो है वो हमने इशू किए थे और 10 रुपये का एक शेयर था। लेकिन हमें कितने रुपए रिसीव हुए? 3 रुपये रिसीव हुए एप्लीकेशन पर। तो 3 रुपये एप्लीकेशन पर रिसीव हुए 30,000 शेयर के लिए। तो 30,000 शेयर पर हमें 3 रुपये रिसीव हुए एप्लीकेशन के। तो टोटल कितने हो गए? 90,000 रुपये हमें एप्लीकेशन के टाइम पर रिसीव हुए। जब हमें रिसीव हुए तो हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। जब हमें पैसे रिसीव हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। फिर ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट है, इसको हम हमारी जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसके अंदर मेंशन है कि 3 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव हुए। 3 रुपये अलॉटमेंट के रिसीव हुए तो 30,000 है, तो 30,000 पे 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के हुए तो कितने हुए? 90,000 हुए, जैसे कि इसमें हुए थे 3 रुपये ही रेट था। तो अब देखो, जब एप्लीकेशन रिसीव हुई तो कंपनी ने रिव्यू किया कि इन लोगों ने अप्लाई किया था। अब अप्लाई किया था तो उनमें किन किन को अलॉट करना है, ठीक है, किन किन को अलॉटमेंट करनी है शेयर की, तो वो अलॉटमेंट जो है वो ड्यू की जाएगी। जब अलॉटमेंट के लिए उनको इन्फॉर्म किया जाएगा तब एंट्री पास की जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90,000 से। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम, क्योंकि कैपिटल शेयर कैपिटल जो है वो हमारे पास आएगी 90,000 की अलॉटमेंट के थ्रू। और जब वो अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी हमें इन्वेस्टर से तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000 से, और जो हमारे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे 90,000 से। अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम पैसे मंगवा रहे हैं फर्स्ट कॉल के थ्रू और फाइनल कॉल के थ्रू। तो जब हम उनको इन्फॉर्म करेंगे कि आप फर्स्ट कॉल का पैसा जो है वो पेमेंट कर दो, हमें दे दो, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद जब पैसे रिसीव हो जाएंगे एक्चुअल में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 से। अब ये 60,000 कैसे आया? देखो 2 रुपये हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुए तो 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 शेयर में एक शेयर पे हमें 2 रुपये मिले तो टोटल कितने हो गए? 60,000। और इसी तरह जो फाइनल कॉल है उस पर भी 2 रुपये है तो इसमें भी 30,000 शेयर पे 2 रुपये एक शेयर पे मिलेगा तो 60,000 हो जाएंगे, 60,000 हो जाएंगे। तो इसमें भी सेम ऐसी ही एंट्री हो जाएगी। पहले जो फाइनल कॉल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जब पैसे रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज हो जाएंगी जब जो शेयर्स हैं उनको एट पार पे इशू किया जाए। अब हम बात करते हैं जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाए। अब प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब है कि जो प्राइस है शेयर का वो फेस वैल्यू से ज़्यादा हो, यानी कि जो हमने 10 रुपये का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो तो हो गया, वो तो होगी फेस वैल्यू, लेकिन जो हम उनसे पैसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया प्राइस, तो वो हम एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमें प्रीमियम मिल रहा है, तो जो शेयर जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो जो प्राइस है वो अबव होता है, ज़्यादा होता है फेस वैल्यू से। तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को बोला जाता है शेयर इशूड एट प्रीमियम। जैसे 10 रुपये की फेस वैल्यू का शेयर है उसको 12 रुपये में इशू किया जाए तो ये जो 2 रुपये हैं एक्स्ट्रा इसको प्रीमियम बोला जाएगा। ठीक है, और जो प्रीमियम है उसके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यानी कि कंपनी कितने भी प्रीमियम पे अपने जो शेयर्स हैं उनको इशू कर सकती है। अब देखो ये जो शेयर्स इशू किए तो अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे रिसीव हुए, क्योंकि अब देखो शेयर्स की वैल्यू तो 10 रुपये ही थी तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो तो हम 10 ही करेंगे, लेकिन ये जो 2 रुपये हैं ये हमें एक्स्ट्रा फ़ायदा मिला, क्योंकि हमने हक तो उसको 10 शेयर का ही दिया है लेकिन उसे पैसे हमें 12 शेयर के मिल गए। तो ये जो 2 रुपये का जो बेनिफिट हुआ, जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट। अब ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा? इस कैपिटल अकाउंट के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसको क्रेडिट किया जाता है इस अकाउंट के अंदर, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर। इसको सीधा कई बार आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिखा हुआ मिलेगा, ये एक ही है, मतलब ये एक ही नाम है, एक ही अकाउंट होता है, इसके अलग अलग नाम है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बोल दो या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोल दो। ठीक है, और
अगर बात करें कि बैलेंस शीट में इस अकाउंट को कहाँ दिखाया जाएगा, तो जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं एक कंपनी की, तो उसके अंदर एक सबसे ऊपर होता है जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, मतलब इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के अंडर होता है एक पोर्शन शेयर कैपिटल का, और उसी के अंदर एक और पोर्शन होता है जिसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। तो उन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के बैलेंस को शो किया जाता है। अब बात करें हम अकाउंटिंग एंट्रीज की, कि जब जो अलॉटमेंट क्या, जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है तब क्या एंट्रीज होती है। जब देखो पैसे रिसीव हुए तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये सेम एज इट इज़ हो गया जैसे हमने उसमें एट पार वाले में समझा था। तो अब यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट से जो डेबिट हुए हैं वो 12 रुपये हुए हैं, क्योंकि हमने इशू तो 10 का वैल्यू की शेयर किया, लेकिन हमें पैसे ज़्यादा रिसीव हुए हैं क्योंकि हमने प्रीमियम पे किए, तो एप्लीकेशन भी हमें 12 की लिखेंगे, ऐसे एंट्री करेंगे। लेकिन अब हमने जो कैपिटल है हमारी वो तो 10 की ही बनी है, तो यहाँ पर जो डेबिट है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको हम 12 से करेंगे और 10 रुपये हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं इनको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये हमने बात की थी ना लास्ट स्लाइड पे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाता है ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है इससे। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम हुआ 2 रुपये, इससे हम क्रेडिट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को। तो इस तरह से एंट्री की जाएगी जब शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डिस्काउंट पे इशू करने की, तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग एक तरह से रिस्ट्रिक्शन होती है कंपनीज के ऊपर कि वो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। अब बात करें कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, तो डिस्काउंट का मतलब यही होता है जब जो फेस वैल्यू है उससे कम प्राइस के अंदर शेयर्स को इशू किया जाए। यानी कि 10 रुपये के शेयर को हम 8 रुपये में इशू कर रहे हैं, हमें 8 रुपये मिल रहे हैं लेकिन हम उनको शेयर्स 10 रुपये के दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना। तो ये जो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है इसको परमिशन, इस चीज को लिए परमिशन नहीं मिलती कंपनी एक्ट 2013 के अंडर, क्योंकि जो सेक्शन 53 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसने एक तरह से जो परमिशन है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की उसको नहीं दिया गया, ठीक है। नो लॉन्गर बी परमिटेड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, तो ये नहीं होता इसके। लेकिन एक केस में हो सकता है जो डिस्काउंट पे इशू, वो कौन से शेयर में, जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें, यानी कि जो स्वीट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, ठीक है। ये एक तरह से। अब ये स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये स्वीट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स जिनको इम्प्लॉइज़ को अलॉट किया जाए, इम्प्लॉइज़ को इशू किया जाए। क्योंकि अब देखो एम्प्लॉई जो है, हमने ये स्टार्टिंग में बात की थी, एम्प्लॉई जो है वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कंपनी को उनको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ जो सैलरी वगैरह है, वेजेस है, वो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब कंपनी क्या करती है कई बार कि एम्प्लॉइज़ को सैलरी या पेमेंट करने की बजाय उनको शेयर्स जो है वो दे देती है, यानी कि शेयर्स इशू कर देती है। तो अब इन एम्प्लॉइज़ को शेयर की जो पेमेंट है वो करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी जो सैलरी वाले पैसे हैं उनकी जगह पे इनको शेयर्स जो है वो दे दिए जाते हैं। तो उनको बोलते हैं हम स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो ये जो स्वीट इक्विटी शेयर्स हैं इनको सिर्फ डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, बाकी और जो अदर टाइप्स ऑफ जो नॉर्मल शेयर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। ये परमिटेड नहीं है सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। और ये परमिशन जो है, मतलब इनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है स्वीट इक्विटी को, ये कौन से सेक्शन के अंडर मेंशन है, सेक्शन 54 के अंडर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक डिबेंचर्स की, कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब देखो डिबेंचर एक तरह से जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी लोन लेती है उनको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। यानी कि एक तो कंपनी के अंदर जो पैसा है वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू आता है, शेयर्स में जो शेयर्स को में इन्वेस्ट करने वाले हैं, शेयर्स के थ्रू जो पैसा आता है वो इन्वेस्टर्स एक तरह से मालिक ओनर होते हैं कंपनी के। लेकिन डिबेंचर्स के थ्रू जब कंपनी पैसा कलेक्ट करती है तो ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, इनसे कंपनी लोन लेती है, ये मालिक नहीं होते, ये क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स एक तरह से लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट हम बोल सकते हैं, जहाँ से हम जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। और ये जो डिबेंचर्स हैं इनके ऊपर एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होती है, एक फिक्स पहले से ही डिसाइड होगी कि इस रेट से आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी और वो मिलेगी। और जब
कंपनी के पास प्रॉफिट हो या कंपनी के पास लॉस हो, जो इंटरेस्ट की पेमेंट है डिबेंचर्स के ऊपर वो करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी होती है, वो करनी ही पड़ेगी। जैसे हमने प्रेफरेंस के केस में बोला था कि प्रेफरेंस में या इक्विटी शेयर्स में जो अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है तो कर देगी पेमेंट, और नहीं है तो नहीं कर पाएगी। लेकिन जो डिबेंचर्स हैं उनमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। नेक्स्ट इसकी बात करें कि इम्पोर्टेंट की चीज़ की कि ये जो डिबेंचर्स हैं इनके अंदर ये जो डिबेंचर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसकी पेमेंट कंपनी को करनी ही होती है, यानी कि रिडीम जो है डिबेंचर्स वो करने ही होते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद। और जो डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स, ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता ही होगा। और अब ये जो डिबेंचर्स हैं इनके मतलब इनकी जो एक तरह से क्या कंडीशंस वगैरह है वो सारी चीज़ें एक जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिबेंचर डीड जो है उस नाम से जानते हैं, डिबेंचर डीड। जैसे आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा होगा तो वैसे ही एक डिबेंचर डीड होती है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी डिबेंचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे एंट्रीज वगैरह होती है। तो जो डिबेंचर्स हैं और जो शेयर्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। जैसे जैसे हमने उसके अंदर एंट्री की इशू ऑफ शेयर्स में, वैसी ही सेम एंट्री डिबेंचर्स में होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और जैसे जब उनको शेयर्स को इशू किया जाता है तो हमने उसकी प्रोसेस में पढ़ा था कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर सारी डिटेल होती है कि कंपनी का नाम क्या है, कितने जो शेयर इशू करी। वैसे ही जब डिबेंचर को इशू किया जाता है तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर सारी डिटेल्स जो है या टर्म या कंडीशन जो भी शर्तें हैं कंपनी की वो उसके अंदर मेंशन होती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो डिबेंचर्स हैं, मतलब ये जो डिबेंचर हैं इनमें भी दो तरीके से हम पैसे ला सकते हैं, या तो फुल अमाउंट के थ्रू, यानी कि पूरी अमाउंट जो डिबेंचर होल्डर है वो एक साथ कंपनी को पे कर दे, या फिर इंस्टॉलमेंट में। जैसा हमने इक्विटी शेयर में बात की कि या तो जो एप्लीकेशन होती है उसी के टाइम पे सारे पैसा एक तरह से शेयर होल्डर्स दे दे कंपनी को, या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, अलॉटमेंट के थ्रू, फर्स्ट कॉल के थ्रू, फाइनल कॉल के थ्रू ऐसे दे दे। तो वैसे ही सेम ऐसे ही डिबेंचर्स के केस में होता है, या तो जो डिबेंचर होल्डर है वो फुल अमाउंट पे कर दे या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दे। ठीक है, तो इस दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे उसमें होता है शेयर्स में होता है पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट और फिर कॉल्स जो है, वैसे ही सेम जो डिबेंचर्स हैं इनके अंदर भी होता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग, जो हमने बात की थी कि जो शेयर्स हैं उनमें कम से कम मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% होना चाहिए, कि 90% जो शेयर्स हैं वो उनके लिए इन्वेस्टर्स अगर मिल जाते हैं तभी कंपनी जो अलॉट है शेयर्स को कर सकती है। तो वैसी ही सेम कंडीशन डिबेंचर के केस में भी होती है कि जब कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, मान लो 100 डिबेंचर इशू कर रही है, तो कम से कम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए 90 जो % है, यानी कि इसमें से 90 जो है उस पे डिबेंचर्स मिल जाने चाहिए, यानी कि डिबेंचर होल्डर मिल जाने चाहिए उसमें, उसके लिए पैसा देने के लिए, तभी कंपनी जो है वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो ये जो सेक्शन 39 वाली कंडीशन है वो सारी जो टाइप की सिक्योरिटीज़ हैं, डिबेंचर हैं, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, सब में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको याद रखना है। अब बात करें कि जो डिबेंचर्स हैं उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब इनको भी क्या पार पे या प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है या नहीं। अब देखो, जो डिबेंचर्स हैं उनको भी शेयर्स की तरह पार पे भी इशू किया जा सकता है, प्रीमियम पे भी इशू किया जा सकता है और डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। अब जब हमने उसके केस में पढ़ा था शेयर्स के केस में कि डिस्काउंट पे जो है रिस्ट्रिक्शंस होती है, परमिशन नहीं होती कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जाए, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो डिबेंचर्स के केस में नहीं होती। डिबेंचर्स के केस में कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, और जो रेट है डिस्काउंट की वो डायरेक्टर्स के द्वारा डिसाइड की जाती है कि किस जो डिस्काउंट की जो रेट है वो क्या होगी। और यानी कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उसकी, क्या बोलते हैं इसको, डिस्काउंट की। डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं और एट पार पे भी इशू किए जा सकते हैं। लेकिन एक बाकी तो सारी चीज़ें इनकी सिमिलर होती है, किससे रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड। एक डिफरेंस होता है कि जब हम वो बनाते हैं, जब एंट्रीज करते हैं, तब हम शेयर की जो एंट्रीज करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की, तब वहाँ पर हम शेयर कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं कि पैसे जो है हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं।
यानी कि हमारी जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ती है जैसे जैसे हम शेयर इशू करते हैं। तो उस शेयर कैपिटल वर्ड की जगह डिबेंचर के इशू के केस में हम डिबेंचर अकाउंट जो है उसका यूज़ करते हैं, मतलब इस टर्म का यूज़ करते हैं। जब डिबेंचर्स के इशू की एंट्रीज की जाती हैं या जो डिबेंचर्स हैं उसके पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं डिबेंचर अकाउंट। जैसे शेयर्स के केस में हम शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो वैसे ही। और ये जो डिबेंचर अकाउंट होता है इसके साथ ही हम जब जो अब देखो डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट की पेमेंट एक फिक्स्ड रेट से की जाती है। वो रेट पहले से ही डिसाइड होती है, 10% जो है, 12% है। जैसे आपने एंट्रीज में पढ़ा भी होगा, आपने जब ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा हो, कि जब हम डिबेंचर्स की जर्नल एंट्रीज करते हैं तब पहले से ही लिखी होती है कि 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। तो वो जो रेट है वो साथ में लिखी जाती है डिबेंचर्स के केस में। जैसे कि 10% पे है तो ऐसा लिखा जाएगा 10% डिबेंचर्स, फिर अकाउंट डेबिट या क्रेडिट जो भी है वो एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि ये रेट जो है वो साथ में लिखी जाती है, किस रेट पे डिबेंचर्स को इशू किया गया है, वो इंटरेस्ट वाली रेट। अब एंट्रीज देखें तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जैसे, और फिर टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि जो डिबेंचर की रेट है इसको पहले से ही मेंशन किया जाता है। और एंट्री देखो बिल्कुल सेम है जैसे हमने शेयर कैपिटल के केस में पढ़ी थी। बैंक अकाउंट को डेबिट किया जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, यानी कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर जब एप्लीकेशन मनी वाली जो पैसे हैं उनको हमने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पर हमने शेयर्स के केस में शेयर कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, तो ऐसे ही इसमें 10% डिबेंचर अकाउंट और जो है उसको क्रेडिट कर दिया। जब जो ये जो मतलब जो भी पैसा एप्लीकेशन के थ्रू हमने, मतलब जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया, उनमें से हमने कंपनी जो है वो क्या करती है, रिव्यू करती है, और जिन जिनको अलॉटमेंट करनी होती है उनको अलॉटमेंट जो है वो सेंड कर देती है कि उनको शेयर्स अलॉट किए गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी एप्लीकेशन मनी जो है वो वापस करनी होती है, यानी कि उनको शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते, तो उनकी जो एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड किया जाता है, वापस उनकी एप्लीकेशन मनी भेजी जाती है, उनको वापस दे दी जाती है। तब उस टाइम पे क्या एंट्री होती है, उस टाइम पे एंट्री होती है जो 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट है। ये जो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पर हमने क्रेडिट किया था, इसको हम डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट करते हैं टू बैंक अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद अगर हमने जो शेयर्स हैं उनको अलॉट किया है, यानी कि अगर शेयर्स को अलॉट कर दिया और उनके भी हमें एक्स्ट्रा पैसे जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको वापस हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री होगी 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज होती है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो जब जो डिबेंचर्स हैं उनको प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो सेम वही ट्रीटमेंट होता है जो शेयर्स के साथ होता है। प्रीमियम यानी कि मोर, जब वैल्यू जो है, इशू प्राइस जो है वो ज़्यादा होता है फेस वैल्यू से, तो उसका सेम वैसे ही ट्रीटमेंट होता है जैसे हमने शेयर्स के बारे में बात की। तो जो ये जो डिबेंचर्स के ऊपर जो प्रीमियम मिलता है इसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। सेम वही एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट, जब जो डिबेंचर्स हैं उनको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। डिस्काउंट यानी कि जो फेस वैल्यू है वो फिर जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और जो प्राइस है वो कम होता है, यानी कि डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है डिबेंचर्स को, तो डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। तो अब ये जो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है तो वो जो डिस्काउंट होती है वो कैपिटल लॉस होता है। जैसे प्रीमियम कैपिटल गेन होता है, वैसे जो डिस्काउंट है वो कैपिटल लॉस होता है। और इस कैपिटल लॉस को कहाँ से सेट ऑफ या रिटर्न ऑफ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। जहाँ पर प्रीमियम ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ से ही जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है डिस्काउंट का और प्रीमियम का इशू ऑफ डिबेंचर्स के केस में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक बुक बिल्डिंग की। क्या बुक होता है बुक बिल्डिंग, उसका कंसेप्ट और प्रोसेस। सबसे पहले बात करें कि बुक बिल्डिंग होता क्या है। तो बुक बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, अब देखो जो कंपनी आईपीओ और जो एफपीओ इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनके थ्रू जो शेयर्स के थ्रू जो पैसा इकट्ठा करती है कंपनी, वो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार तो कंपनी जो है कि जो शेयर्स का प्राइस है उसको पहले से ही फिक्स कर लेती है कि ये जो है वो प्राइस होगा हमारे शेयर्स का, और उस प्राइस पे अगर किसी को खरीदना है तो फिर वो खरीदो। तो वो कई बार तो कंपनी पहले से ही फिक्स कर लेती है प्राइस, और कई बार क्या करती है इशू के केस में जो प्राइस है उसकी एक रेंज दे देती है कि भाई जो हमारे शेयर का प्राइस है वो 10 रुपीज़ से लेके 20 रुपीज़ के बीच में होगा,
ठीक है। और उसमें से जो भी लोग ज़्यादा प्राइस देंगे, यानी कि 10 से 20 के बीच में जो भी ज़्यादा प्राइस पे हमें जो हमारे शेयर्स हैं उनको खरीदना चाहेंगे, उन्हीं को हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। तो ऐसा जब एक रेंज दे दी जाए और इस तरीके से शेयर्स को इशू किया जाए तो उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग। यानी कि कंपनी ऑफर करती है एक प्राइस रेंज इन्वेस्टर्स को कि इन्वेस्टर डिसाइड करें कि क्या वो प्राइस होंगे। जैसे हम नॉर्मल हम उसमें बात करते हैं, जब कोई भी आइटम जो है उसको सेल किया जाता है, उसको एक तरह से बोली लगा के जब सेल किया जाता है कि जो खरीदने वाले हैं, जो बायर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे प्राइस, और जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे उसको सामान को खरीदेगा उसी को वो बेच दिया जाएगा। तो वैसे ही जब शेयर्स को इस तरीके से बेचा जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस जो ये बुक बिल्डिंग होती है, इसको दो मेथड्स होते हैं, एक ओपन बुक सिस्टम और एक क्लोज्ड बुक सिस्टम। ओपन बुक सिस्टम उसको बोलते हैं जब सारी जो चीज़ें हैं, जो पूरी डिटेल की कितने लोगों ने क्या अप्लाई किया, कौन कौन बिडर्स थे, यानी कि कौन कौन इन्वेस्टर्स थे, उनको बिडर्स बोलते हैं, वो सारी डिटेल्स जो हैं, यानी कि जो पूरी प्रोसेस है बुक बिल्डिंग की, उसको सबको सामने पब्लिक किया जाए तो उसको बोलते हैं ओपन बुक सिस्टम। और जब सारी चीज़ें पब्लिक ना किए जाएँ उसको बोलते हैं क्लोज्ड बुक सिस्टम। ठीक है। अब हम बात करें मेन कैरेक्टरिस्टिक की, ये जो बुक बिल्डिंग होती है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखो, ये पूरा बुक बिल्डिंग का जो काम है, इसको मैनेज करने के लिए कंपनी एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसको बोलते हैं लीड मर्चेंट बैंकर। इस लीड मर्चेंट बैंकर को बुक रनर भी बोलते हैं। इसका सारा काम होता है कि ये जो बुक बिल्डिंग वाला काम है, बुक बिल्डिंग के थ्रू वो शेयर्स की एक प्राइस रेंज वो डिसाइड करना, फिर शेयर जो है वो कौन जो सबसे ज़्यादा प्राइस पे करता है उसको शेयर अलॉट करना, वो सारे काम मैनेज करने का काम होता है इस लीड मर्चेंट बैंकर का। अब इसके अंदर एक प्राइस बैंड होता है। प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड वो जो मैं बात कर रही हूँ कि एक प्राइस की रेंज दी जाती है, प्राइस रेंज की जो कंपनी है वो बोल देती है कि 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में हमारे शेयर्स का जो है वो प्राइस होगा। तो वो जो प्राइस रेंज है उसको बोलते हैं प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड में एक होता है लोएस्ट प्राइस, यानी कि 10 रुपये हमने बात कर ली एग्जाम्पल के लिए, 10 रुपये लोएस्ट प्राइस हो गया जिसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस। और एक होता है हाईएस्ट प्राइस, यानी कि जो 20 रुपीज़ हमने डिसाइड किया, इस हाईएस्ट प्राइस को बोलते हैं सीलिंग या कैप प्राइस। ठीक है, दो तरह के प्राइस होते हैं, सबसे कम वाला जो लोएस्ट है फ्लोर, और हाईएस्ट वाला सीलिंग या कैप प्राइस। और ये जो बीच का जो गैप है इनके बीच का, ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बात करें मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डे की, यानी कि जो बुक बिल्डिंग की प्रोसेस है ये कितने दिन तक चल सकती है, तो कम से कम 3 दिन तक चलनी चाहिए ये, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक, 10 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती ये बुक बिल्डिंग वाली प्रोसेस। अब बात करें कट ऑफ प्राइस, इसके अंदर जो फाइनल प्राइस, जो प्राइस डिसाइड होता है, यानी कि जो 10 से 20 के बीच में जो प्राइस डिसाइड हुआ शेयर्स को खरीदने का, उस प्राइस को बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। अब बात करें प्रोसेस की कि क्या प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग की, तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसको अपॉइंट किया जाता है। कंपनी अपॉइंट करती है एक लीड इन्वेस्टमेंट बैंकर जो कंडक्ट करता है ये जो पूरी प्रोसेस है उसको। उसके बाद जो बिड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स एक तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो हम नॉर्मली एप्लीकेशन मनी जो रिसीव करते हैं, उसी तरह से बुक बिल्डिंग के अंदर जो बिड्स हैं उनको उनको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद प्राइस डिस्कवरी, प्राइस डिसाइड किया जाता है, यानी कि सारे बिडर्स जो हैं वो अपना अपना प्राइस लगाएंगे कि हम इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, इस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं वो चीज़, तो उससे प्राइस डिस्कवर किया जाता है, एक फाइनल प्राइस। उसके बाद जब ये जो भी पूरी प्रोसेस है, अगर ओपन सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमने 2 सिस्टम पढ़े, क्लोज और एक ओपन, अगर ओपन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन, ये जो पूरा जो काम है, ये प्रोसेस है, इसको पब्लिक किया जाता है, यानी कि पब्लिसाइज किया जाता है। और जब फाइनल प्राइस डिसाइड हो जाता है तो शेयर्स को अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि जो बीडर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया और जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा टॉप पे था उसको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग की। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इश्यू ऑफ राइट और बोनस शेयर कि राइट और बोनस शेयर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट शेयर की। तो राइट शेयर क्या होते हैं? तो अब देखो, जब एक कंपनी नए शेयर्स जो हैं वो इशू करना चाहती हो, नए शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन वो जो शेयर्स हैं, अब देखो नए शेयर इशू करेगी तो और कैपिटल आएगी बिजनेस के अंदर, और जो ये इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे लगा रहे हैं इनका भी एक तरह से ओनरशिप आएगी कंपनी के ऊपर। तो जो कंट्रोल है कंपनी का वो इन इन्वेस्टर्स के पास चला जाएगा। तो जो करंट में जो अब शेयर होल्डर्स हैं उनका जो राइट है वो कम हो जाएगा, उनका हक कम हो जाएगा, क्योंकि और भी लोग इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनी के ओनर आके बन गए। तो इस वजह से
ये जो राइट शेयर मतलब ये जो राइट शेयर है इसका कंसेप्ट आया। अब राइट शेयर में क्या होता है कि कंपनी जब नए शेयर इशू करती है तो जो पहले के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट दिया जाता है कि वो आके इन शेयर्स को खरीदे, ठीक है। अब अगर वो मतलब प्रेफरेंस उनको दी जाती है, अगर वो खरीदना चाहें शेयर्स को खरीद सकते हैं, और नहीं खरीदते हैं तो मतलब उनको आउटसाइड जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इशू कर दिया जाएगा। तो ये जो राइट दिया जाता है शेयर्स खरीदने का, जो करंट में जो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, इसको ही बोलते हैं राइट शेयर, ठीक है, इशू ऑफ राइट शेयर। तो एक तरह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी जो है ऑफर करती है नए जो शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये होते हैं जो राइट शेयर या इशू ऑफ राइट शेयर्स। अब क्या एडवांटेज है राइट शेयर्स इशू करने की? तो सबसे पहले तो यही, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका पूरा कंट्रोल एक कंपनी के ऊपर बना रहता है, ठीक है। बाहर वाले जो एक तरह से इन्वेस्टर्स हैं वो आके कंट्रोल नहीं जमा सकते कंपनी के ऊपर, क्योंकि जो नए शेयर हैं वो भी एग्जिस्टिंग जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं ने खरीद लिए। और उसके अलावा अब जब नए तरीके से इशू किए जाते हैं शेयर को, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होती है, इशू एक्सपेंसेस बोलते हैं जिनको। तो वो जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाती है, वो बच जाती है अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा शेयर्स जो है वो इशू कर देती है। तो इससे वो खर्चा बच जाता है कंपनी का। नेक्स्ट, एक तरह से जो राइट इशू है, शेयर्स राइट इशू करने से कंपनी की एक इमेज एनहेंस्ड होती है पब्लिक के अंदर, कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कंपनी कितना ख्याल रख रही है, उन्हीं को ही जो राइट दे रही है शेयर्स को, नए शेयर्स में उनको ही हक मिल रहा है शेयर्स को खरीदने का पहले। तो एक तरह से इमेज जो है वो एनहेंस होती है कंपनी की। उसके अलावा क्या एडवांटेज है, जो चांस है सक्सेस का। अब देखो, जो अगर नए इन्वेस्टर्स को इशू किया जाए शेयर्स, तो क्या पता इन्वेस्टर्स को भरोसा हो या ना कंपनी पे, वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहे या ना चाहे, तो वो जो एक तरह से कि जो चांस है कि वो सक्सेस होंगे ही शेयर्स नए इशू, वो ज़्यादा होते हैं राइट इशू के मतलब राइट इशू के केस में। राइट इशू में जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जो पहले से हैं उन्हीं को शेयर इशू किए जाते हैं, तो वो एक तरह से उनको कंपनी के बारे में पता होगा और वो मतलब उनके एक्सेप्ट करने के उन शेयर्स के ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये भी एक कंपनी के लिए एडवांटेज है राइट इशू के केस में। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में एक तरह से जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो डिल्यूट होती है राइट इशू के केस में। एक मार्केट के अंदर जो वैल्यू है शेयर्स की उसमें ये हो जाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हक दे रही है, राइट दे रही है। उसके अलावा जो एक अट्रैक्टिव प्राइस यानी कि एक अट्रैक्टिव अमाउंट जो बाहर के इन्वेस्टर्स के थ्रू कंपनी के अंदर आ सकती थी जो कैपिटल, वो अब नहीं आ सकती, क्योंकि अब कंपनी जो है वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को इशू कर रही है। मतलब पैसे आए तो होंगे कंपनी के अंदर, वो कैपिटल तो देंगे उसके बदले में, लेकिन जो एक अट्रैक्टिव प्राइस उस मार्केट से चार्ज हो सकता था, ले सकती थी, वो अब राइट इशू के केस में नहीं मिल सकता। अब बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि जो राइट इशू है उनके केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो सेम वैसे ही होगा जो जैसे नॉर्मल होता है। बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, और अगर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसको भी क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो अमाउंट कैपिटल की है उसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सेम वैसी ही एंट्री होगी जैसे नॉर्मल होती है। अब राइट शेयर के बाद हम बात करते हैं बोनस शेयर की, कि बोनस शेयर क्या होते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट समझते हैं। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी के प्रॉफिट हैं और जो कंपनी के रिजर्व हैं, यानी कि जो पैसा कंपनी प्रॉफिट को में डिविडेंड को ना बांट के एक रिजर्व बना के रखती है कि भाई फ्यूचर में काम आ जाए, वो प्रॉफिट और रिजर्व उनको जब कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है, पेड अप कैपिटल में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। तो बोनस शेयर्स के थ्रू क्या होता है, कैपिटलाइजेशन ही किया जाता है। जो प्रॉफिट और रिजर्व हैं उनको एक तरह से शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। अब शेयर कैपिटल में कैसे, अब देखो, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के उनको पेमेंट की जाती है डिविडेंड की, ठीक है, डिविडेंड की पेमेंट की जाती है प्रॉफिट में से। तो अब कंपनी उनको डिविडेंड देने की बजाय उनको शेयर्स दे दे, यानी कि जो कंपनी के प्रॉफिट हैं उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देने की बजाय कंपनी क्या दे दे, शेयर्स दे दे शेयर होल्डर्स को। तो वो जो शेयर्स देती है उनको बोलते हैं बोनस शेयर। अब इस बोनस शेयर में क्या होगा, बोनस शेयर में कंपनी का जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसे रिसीव नहीं कर रही इन बोनस शेयर के, यानी कि कंपनी इनको हक तो दे रही है, ये नंबर तो अलॉट कर रही है शेयर्स का, उनको सर्टिफिकेट
दे रही कि आप इन शेयर्स के भी आप ओनर बन गए, लेकिन इनके बदले में ये जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को पैसे नहीं दे रहे, यानी कि एक तरह से फ्री में शेयर्स दे रही है कंपनी। अब फ्री में तो नहीं देती कंपनी के क्या करती है कि डिविडेंड की जो पेमेंट है, जो कैश में डिविडेंड दिया जाएगा, उसकी बजाय शेयर्स दे दिए जाए, तो वो जो शेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं बोनस शेयर। ठीक है, अब देखो और थोड़ी इनके बारे में, बोनस शेयर के बारे में चीज़ें समझते हैं। एक तरह से फ्री शेयर ऑफ स्टॉक जो है वो दिया जाता है करंट जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के द्वारा। अब ये जो शेयर्स दिए जाते हैं तो इससे कंपनी की जो कैपिटल है, मतलब कंपनी की एक तरह से शेयर्स का नंबर तो बढ़ जाता है, क्योंकि कंपनी और शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर्स को दे देती है, लेकिन जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसमें कोई इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि कैपिटल तो आती नहीं है ना बिजनेस में। कंपनी एक तरह से जो नंबर्स है शेयर्स का वो बढ़ा देती है, और जो नंबर एक तरह से जो सर्टिफिकेट है वो दे देती है उनको, लेकिन उनके बदले में कंपनी को पैसे रिसीव नहीं होते। तो एक तरह से जो रेशो है, एक हम बात बोले कि शेयर होल्डर्स का आपस में रेशो है कि किस मतलब किस शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर्स हैं, वो जो रेशो है वो भी कांस्टेंट रहता है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। क्योंकि अब जो बोनस शेयर है वो कैसे इशू किए जाते हैं, वो भी उनके जो भी शेयर होल्डर्स है जिसके पास जितने शेयर हैं उसके बेसिस पे किया जाता है। मान लो कि एक शेयर होल्डर है उसके पास 10 शेयर है और एक जो शेयर होल्डर्स है उसके पास 20 शेयर है, तो कंपनी अगर बोनस शेयर इशू कर रही है तो मान लो अगर एक शेयर इसको दे रही है तो इसको एज ए बोनस शेयर अगर एक इसको दे रही है तो इसको 2 देगी, क्योंकि इसमें इसके डबल हैं, इसके कंपैरिजन इसके डबल हैं। तो अब हम अगर देखें कि इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये मतलब इनका रेशो चेंज नहीं होता, क्योंकि इसको अगर 1 दिया गया है तो इसको 2 दे दिए जाएंगे। अब इसके जो फर्स्ट वाला है इसके 11 हो गए शेयर मिला के टोटल, और जो सेकंड वाला है उसके कितने हो गए, 22 हो गए। तो ये जो रेशो है 11:22 का जो रेशो है आपस में शेयर होल्डर्स का वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल एक्सीड्स द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बोनस शेयर रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड बाय द कंपनी एट इट्स जनरल मीटिंग। देखो, अब ये जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं इनके लिए एक कंपनी को जो रिजोल्यूशन है वो पास करना पड़ सकता है, यानी कि अब कंपनी जो है अपनी उसके अंदर अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं इनके ऊपर पहले से ही एक मेंशन करके चलती है कि कंपनी कितनी कैपिटल इशू करेगी। तो वो अगर जो इशू का जो मतलब जो अमाउंट है उसके अंदर मेंशन की गई है, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो कंपनी को अलग से जनरल मीटिंग के अंदर, जो कंपनी की मीटिंग होती है उसके अंदर अलग से एक रिजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर रही है। ठीक है, उसके अलावा ये भी है एक पॉइंट कि जो बोनस इशू किए जाते हैं अगर उनके जो रिजोल्यूशन है वो का ये जो रिजोल्यूशन अगर मीटिंग के अंदर पास किया गया तो इस रिजोल्यूशन की एक कॉपी को जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास भी फाइल करवाना होता है, उसके पास भी सबमिट करवाना होता है बोनस शेयर का। अब बात करें इंपॉर्टेंट प्रोविजन की कि जो कंपनी एक्ट है उसके क्या प्रोविजन है बोनस शेयर से रिलेटेड, तो जो सेक्शन 63 है वो डील करता है कंपनी के, ये जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 63 डील करता है इश्यू ऑफ बोनस शेयर से। तो अब इस जो सेक्शन है इसके सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, जो बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं वो किस रिजर्व में से या किस प्रॉफिट के पोर्शन में से इशू किए जाएंगे। तो या तो ये फ्री रिजर्व में से इशू किए जा सकते हैं, जो फ्री में रिजर्व जो कंपनी बना के चलती है कि भाई वो फ्यूचर में काम आ जाए वो पैसे, वो रिजर्व जो बनाती है उनमें से कर सकते हैं, या जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है जहाँ पर जो कैपिटल को इशू किया जाता है तब जो प्रीमियम मिलता है उसको ट्रांसफर किया जाता है तो इस अकाउंट से कर सकती है, या फिर ये जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है CRR अकाउंट भी बोलते हैं इसको, इन शॉर्ट इन तीनों में से किसी में से भी पैसे का यूज करके कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, अब देखो जो सेबी है उसकी भी कुछ गाइडलाइंस है बोनस शेयर से रिलेटेड कि कुछ कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए तभी ये कंपनी जो बोनस शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है। सबसे पहले जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि कंपनी मतलब इसके अंदर ये परमिशन होनी चाहिए कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी को अपनी जनरल मीटिंग के अंदर एक रिजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा जिसके अंदर बोनस शेयर इशू के बारे में हो। ठीक है, अब जब ये जो इसके अलावा इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि इट हैज़ अ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डेट सिक्योरिटीज इशूड बाय इट, यानी कि जब
इंटरेस्ट की मतलब एक तरह से जब कोई भी कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है तो उसको ये इसके अंदर ये इंश्योर होना चाहिए कि उसने कोई भी जो डेट सिक्योरिटी है, डिबेंचर्स हैं, उनके केस में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, यानी कि जो सारे डिबेंचर्स हैं, यानी कि जो लोन है वो कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, वो टाइम टू टाइम पेमेंट की है। ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, ये कंडीशन जो है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा इट हैज़ अ सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट इट हैज़ अ नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यूज, यानी कि एक तो कोई लोन वगैरह में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, और एक कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो पेमेंट करनी होती है उसमें भी कोई जो कंपनी है उसने कभी डिफॉल्ट ना किया हो, तभी वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। और जो ये जो शेयर इशू किए जाते हैं, बोनस जो इशू किए जा सकते हैं, उनमें जो फुल्ली पेड शेयर्स हैं वो होने चाहिए, यानी कि पार्टली पेड शेयर्स नहीं होने चाहिए। फुल्ली पेड और पार्टली पेड क्या होते हैं, अब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जो इन्वेस्टर से पैसे मिलते हैं, अगर वो पूरे 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये अगर रिसीव हो गए तो वो फुल्ली पेड है, और पार्टली पेड अगर 8 रुपये रिसीव हुए हैं, 7 रुपीज़ रिसीव हुए तो वो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं। तो इस तरह से फुल्ली पेड जो शेयर्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अब बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, तो जो भी रिजर्व्स हैं जिनमें से भी बोनस शेयर इशू किए जाते हैं उनको डेबिट किया जाएगा, कोई भी हो सकता है, या अगर सब में से कर रहे हैं तो सबको डेबिट करेंगे। और क्रेडिट अकाउंट जो होगा वो होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और फिर ये जो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जो है इसको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज होती है, शेयर कैपिटल तो इंक्रीज होती है, बोनस शेयर इशू किए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स के नंबर हैं वो बढ़ जाते हैं तो शेयर कैपिटल भी इंक्रीज होगी, लेकिन हमें पैसा जो है वो नहीं मिलेगा बिजनेस के अंदर, ठीक है, कैश जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि हम जो शेयर्स हैं वो इन रिजर्व में से इशू कर रहे हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, कि बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो बायबैक जैसे नाम से पता चल रहा है कि बायबैक जो बाय है, बाय कर लेना, खरीद लेना, बैक दोबारा से अपने शेयर्स, यानी कि जब कंपनी इशू करती है शेयर्स को तब एक तरह से वो शेयर्स को सेल कर रही होती है, बेच रही होती है शेयर होल्डर्स को। तो जब बाय बैक का मतलब क्या है कि कंपनी अपने शेयर्स को वापस से खरीद ले, यानी कि शेयर होल्डर्स को क्या कर दे, उनके पैसे जो है वो रिटर्न कर दे, और जो शेयर की जो ओनरशिप है, यानी कि जो ओनरशिप है वो उनकी खत्म कर दे, वो ओनरशिप वापस ले ले, तो उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। यानी कि जब शेयर्स को परचेज कर लिया जाता है एक कंपनी के द्वारा तो उनको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर से क्या होता है, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज की बात करें कि बायबैक जब एक कंपनी अपने शेयर्स को खरीदती है तो उसकी क्या एडवांटेज होती है, तो जब एक तो सबसे पहले है कि जो अर्निंग्स है पर शेयर वो इंक्रीज हो जाती है बायबैक से। अर्निंग पर शेयर कैसे, अब देखो शेयर्स के नंबर्स जो हैं वो कम रह गए, शेयर्स अब कंपनी के 100 शेयर्स थे, कंपनी ने 20 शेयर्स जो है वो वापस ले लिए, तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने बचे, 80 शेयर्स बचे। तो अब अगर कंपनी के जो प्रॉफिट हो रही हैं वो जो प्रॉफिट हैं वो पहले 100 में डिवाइड होते थे, अब 80 को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो अर्निंग्स है पर शेयर वो इंक्रीज होगी, ठीक है। फर्स्ट जो एडवांटेज है वो ये होती है बायबैक ऑफ शेयर्स की। उसके अलावा नेक्स्ट है टू सपोर्ट द शेयर प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो जब एक तरह से कंपनी जो मतलब जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट है वो डिक्लाइन पे चल रही हो, तो उस टाइम पे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस कम होते हैं, तो एक तरह से कंपनी के अगर प्राइस जो है शेयर के कम है तो अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है, यानी कि एक तरह से डिमांड होती है अगर उसके शेयर्स की, तो जो प्राइस है शेयर्स का वो वापस अप कर सकता है, वो जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो एक तरह से जो शेयर प्राइस है उसको सपोर्ट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक कंपनी अपने शेयर्स जो है वो बायबैक कर सकती है, ये एडवांटेज मिलती है बायबैक की। नेक्स्ट है डिस्करेज अदर्स। अब देखो अगर जो अदर इन्वेस्टर्स हैं, जो आउटसाइडर इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, वो ज़्यादा इंटरफेयर ना करे कंपनी की वर्किंग के अंदर, तो इस पर्पज से भी कंपनी उन इन्वेस्टर्स से, जो आउटसाइड वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनसे शेयर्स को बायबैक कर सकती है, वापस खरीद सकती है, तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट है टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी। अब देखो जब कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा कैश पड़ा है और कंपनी के उस कैश की ज़रूरत ही नहीं है, तो उस कैश को वापस शेयर होल्डर्स को रिटर्न करके कंपनी जो है अपने शेयर्स हैं वापस खरीद सकती है।
उसके अलावा टू रिवॉर्ड द शेयर होल्डर्स बाय बायबैक ऑफ शेयर्स एट सब्सटेंशली हाई प्राइस। जो कंपनी है वो शेयर्स वापस इस तरीके से भी खरीद सकती है जब कंपनी जो है उसको शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देना हो, तो उस केस में क्या करेगी कंपनी, जो प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा प्राइस में उन शेयर्स को खरीद ले। तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, एक तरह से रिवॉर्ड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज हो सकते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के। अब बात करते हैं लीगल प्रोविजन की, क्या बायबैक से रिलेटेड क्या लीगल प्रोविजन है। तो जो सेक्शन 68 है वो अलाउ करता है एक कंपनी को बाय करने के लिए इसके अपने शेयर्स। किन किन कहाँ से, यानी कि जो बायबैक करने के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो कहाँ से कंपनी यूज कर सकती है। जो कंपनी के फ्री रिजर्व हैं उनसे यूज कर सकती है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसका बैलेंस यूज कर सकती है, या फिर कोई भी अदर शेयर्स या अदर सिक्योरिटी जो है वो उसको इशू करके जो पैसे आए हो उनका यूज कर सकती है। इन तीनों के थ्रू एक कंपनी जो है अपने शेयर्स बायबैक कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। उसके अलावा अब हम बात करें सिक्योरिटी प्रीमियम की, कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन कौन सा बैलेंस इंक्लूड होता है। तो हमने बात की थी जब शेयर्स को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को इशू किया जाता है तो उसके ऊपर जो प्रीमियम मिलता है वो प्रीमियम का ही बैलेंस जो है वो होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो इसका यूज कर सकती है। और जो सेक्शन 69 है उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी फ्री रिजर्व में से, जो कंपनी के फ्री रिजर्व है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है इसका यूज करके अगर बायबैक करती है शेयर्स को, तो उसको उस अमाउंट के इक्वल, जितने अमाउंट इनमें से यूज कर रही है उस अमाउंट के इक्वल एक बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करना होगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर, CRR बोलते हैं जिसको। इस CRR अकाउंट का यूज किसके लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स हैं उनको इशू करने के लिए, सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55। ये जो CRR है इसका यूज सिर्फ बोनस जो शेयर हैं, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, उनको इशू करने के लिए किया जाता है, ठीक है, इनके लिए नहीं किया जाता। जो बायबैक हम पढ़ रहे हैं इनके लिए। अब देखो बायबैक जो है हम वापस से खरीद हमारे शेयर्स को किन किन रिजर्व से नहीं सकते। हमने बात की कि फ्री रिजर्व जो है उनका यूज करते हैं, लेकिन उन फ्री रिजर्व में कुछ रिजर्व जो है उसको एक्सक्लूड किया जाता है, जिनका जो पैसा हम यूज नहीं कर सकते बायबैक के लिए। वो कौन कौन से रिजर्व हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फोर्टिफाइड अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व, पीरियड प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इन रिजर्व का यूज हम नहीं कर सकते बायबैक के टाइम पे। ये याद रखना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टॉपिक्स कि किन किन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते बायबैक के लिए शेयर्स के। अब बात करते हैं कंडीशन की, कि क्या कंडीशन एक कंपनी को फुलफिल करनी है शेयर्स को बायबैक करने के लिए। तो जो सेक्शन 68 है कंपनी एक्ट 2013 का, वो कुछ कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करता है कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी एक कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद सकती है। सबसे पहले कि वो जो उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए कि कंपनी बायबैक शेयर को बायबैक कर सकती है। अगर वो नहीं है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है, तो कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होगा जनरल मीटिंग के अंदर, जो ऑथराइज करेगा कंपनी को कि कंपनी बायबैक कर सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि जो बायबैक किया जाता है उस जो बायबैक है वो कम से कम जो 25% है, यानी कि मिनिमम 25%, लेस देन, एक तरह से मिनिमम का मतलब है कि जो बायबैक किया जा रहा है 100 कैपिटल है तो उसमें से जो लेस देन मतलब 25% तक की ही जो शेयर्स हैं उनको बायबैक किया जा सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो कंपनी के सिक्योर और अनसिक्योर डेट हैं उनका जो रेशो है वो मतलब वो बायबैक करने के बाद जो टोटल कैपिटल है उसके डबल से, यानी कि उसके ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रेशो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट का, जो लोन कंपनी ने ले रखे हैं उनमें सिक्योर और अनसिक्योर का जो रेशो है वो डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपनी की कैपिटल से। उस केस ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। और उसके अलावा जो लास्ट कंडीशन है वो है कि कंपनी जो शेयर्स बायबैक कर रही है वो फुल्ली पेड होने चाहिए, यानी कि उनके ऊपर सारे पैसे कंपनी ने रिसीव कर लिए हो एक बार, फिर ही उन शेयर्स को बायबैक कर सकती है कंपनी। तो ये कुछ कंडीशन है बायबैक की, ये फुलफिल होनी चाहिए तभी ये कंपनी अपने शेयर्स को वापस से बैक खरीद सकती है, ठीक है, परचेज कर सकती है। उस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है। तो डिबेंचर्स के रिडेम्पशन का क्या मतलब है,
जब जो डिबेंचर होल्डर हैं जिनसे हमने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया हुआ होता है एज ए लोन की तरह, तो वो उस पैसे की जब पेमेंट की जाती है तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो जब मतलब ये जो पैसा रिटर्न किया जाता है, वापस लौटाया जाता है, जब वो जो लाइबिलिटी है एक कंपनी की उसको डिस्चार्ज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब किन किन सोर्सेज से हम पैसा यूज कर सकते हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, यानी कि उनको पेमेंट करने के लिए? तो मेनली जो 3 सोर्सेज हैं उनका यूज किया जाता है। सबसे पहले फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, यानी कि हम नए शेयर और डिबेंचर इशू करें और फिर जो पैसा आएगा नए शेयर्स के और डिबेंचर से, उस पैसे का यूज करें जो पहले के जो डिबेंचर्स हैं उनको पेमेंट करने के लिए, ठीक है, उनको रिडीम करने के लिए। तो ये एक सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ कैपिटल, जो कंपनी की जो कैपिटल है उसका यूज करें जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करने के लिए। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो मतलब ये एक वो दी गई है, एक कंडीशन लगाई गई है, या हम बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि एक जो कंपनी है वो अपने जो पूरे डिबेंचर्स की अमाउंट को रिडीम करने के लिए सिर्फ कैपिटल का ही यूज नहीं कर सकती। यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करने के लिए प्योरली जो कैपिटल है उसका यूज किया जाए, ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है कंपनी के उसका यूज कर सकती है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स का एक पोर्शन जो है वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है, DRR अकाउंट जिसको बोलते हैं, इस अकाउंट के अंदर। और फिर इस अकाउंट से जो पेमेंट है वो कर दी जाती है डिबेंचर्स होल्डर्स को, और जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स की और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, जो डिबेंचर्स हैं उनके रिडम्पशन से रिलेटेड, कि किस तरीके से किन मेथड्स का यूज करके डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है। तो मेन 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले है हम एक साथ इकट्ठा पेमेंट कर दें डिबेंचर्स को, उनकी जो भी अमाउंट है उसकी, तो उसको बोलते हैं लंप सम पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। यानी कि जो भी एक फिक्स टाइम पीरियड है, 10 ईयर्स हो सकता है, 20 ईयर्स हो सकता है, उस टाइम पीरियड के बाद हम इकट्ठी पूरी पेमेंट कर दें एक साथ, तो उसको वो इस मेथड के थ्रू होता है। नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि हम इंस्टॉलमेंट में अलग अलग अमाउंट में पैसा जो है वो धीरे धीरे रिडीम करें, पेमेंट करें डिबेंचर्स को, वो इस मेथड के थ्रू हो सकता है। या फिर बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर उन ओपन मार्केट, जैसे हम शेयर बायबैक करते हैं, हमारे शेयर वापस खरीदते हैं, वैसे ही डिबेंचर्स को भी हम परचेज कर सकते हैं, हमारे डिबेंचर्स को हम खुद ही खरीद लें, तो इस तरीके से रिडीम कर सकते हैं। या फिर जो डिबेंचर्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर दें शेयर्स में, ठीक है, यानी कि जो डिबेंचर होल्डर है वो शेयर होल्डर बन जाएं, तो इस तरीके से हम रिडीम कर सकते हैं। तो ये 4 मेथड्स हैं जिनका यूज किया जा सकता है जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करने के लिए। अब देखो, जब लंप सम में पेमेंट कर दी जाती है तो क्या एंट्री होती है, जो डिबेंचर्स अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया जाता है और क्रेडिट कर देते हैं हम डिबेंचर होल्डर अकाउंट को, और जब इकट्ठी पेमेंट कर दी जाती है इकट्ठी, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट मेथड, अगर हम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं डिबेंचर्स की, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक DRR अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोला जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट्स जो है उनका एक पोर्शन जो इसके अंदर ट्रांसफ़र करते जाते हैं, और इस अकाउंट से हम इंस्टॉलमेंट के थ्रू जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करते जाते हैं। और अब इस अकाउंट के अलावा इस मेथड में एक और अकाउंट ओपन किया जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, हम इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हम इसके अंदर इसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाते हैं, और इस अकाउंट के थ्रू फिर हम जो डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करते हैं। तो इस तरीके से ये 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं इस मेथड के थ्रू रिडीम करने के लिए। इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर हम रिडीम करते हैं डिबेंचर्स को, तो उस केस के अंदर नेक्स्ट जो मेथड है वो है परचेज करके हम हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनको ओपन मार्केट के अंदर खुद ही खरीद लें, तो इस तरीके से हम रिडीम कर सकते हैं। तो अब इस केस के लिए, इस मेथड के लिए, अगर हम
हमारे जो डिबेंचर्स होल्डर मतलब जो डिबेंचर्स हैं उनको खरीद रहे हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसकी हमने पहले भी बात की कि इसके अंदर हमें ये परमिट होना चाहिए, ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए कि हम हमारे डिबेंचर्स को खुद से खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब एक कंपनी अपने खुद के डिबेंचर्स को खरीदती है तो वो जो खरीदने वाला जो प्राइस जो है, जिस प्राइस पे वो खरीदती है, वो या तो उस एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए या उस प्राइस से कम होना चाहिए। ठीक है, जो फेस वैल्यू है डिबेंचर्स की उससे या तो हाई प्राइस होना चाहिए या लो प्राइस होना चाहिए। तो जब कंपनी लो प्राइस पे या हाई प्राइस पे अपने डिबेंचर्स को रिडीम करती है, मतलब वापस खरीदती है, तो उन जो दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा जो डिबेंचर्स के रिडीम्शन का। ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। अगर हाई प्राइस पे कर रही है तो प्रॉफिट होगा, हाई प्राइस पे कर रही है तो प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हाई प्राइस पे अगर खरीद रही है तो लॉस होगा, और अगर लोअर प्राइस पे कंपनी खरीद रही है फेस वैल्यू से तो वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस जो होगा उसका। अब बात करें जनरल एंट्रीज की कि क्या जनरल एंट्रीज की जाएगी, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे। अब डिबेंचर्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो क्रेडिट हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं, हम खरीदते हैं तो कैश जो है वो हमारे पास से जाएगा, तो बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, प्राइस पेड। और अगर हमने प्रॉफिट पे खरीदा है तो जो प्रॉफिट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे उसको भी क्रेडिट कर देंगे। उसके अलावा अगर लॉस है, लॉस में हमने जो ट्रांजैक्शन की है तो डिबेंचर अकाउंट जो है उसको डेबिट कर देंगे, और जो लॉस है डिबेंचर के रिडम्पशन पे उसको भी डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। यानी कि बैंक अकाउंट से हमने कौन कौन सी पेमेंट की, एक तो ये लॉस हुआ इसकी, और जो डिबेंचर्स की अमाउंट थी उसकी, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं डिबेंचर्स को। तो ये जनरल एंट्रीज होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, यानी कि हम हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दें शेयर्स में, तो ये शेयर्स में कन्वर्ट करके हम रिडीम कर सकते हैं, एक तरह से ख़त्म कर सकते हैं डिबेंचर्स को। तो ये रिडम्पशन जो है वो किस केस में हो सकता है, सिर्फ जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, वैसे ही जो डिबेंचर्स हैं उनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसके अंदर होता है एक कन्वर्टेबल डिबेंचर और एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है शेयर्स के अंदर, और नॉन कन्वर्टेबल जिनको नहीं किया जा सकता। तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनको हम इस मेथड के थ्रू रिडीम कर सकते हैं, उनको शेयर में कन्वर्ट करके। ठीक है, अब इसकी क्या जनरल एंट्रीज होगी, तो जब देखो जब पार पे इशू किए जाएं, एट पार पे इशू किए हुए हो, तो हम क्या एंट्री करेंगे, जो डिबेंचर्स अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम डिबेंचर्स को ख़त्म कर रहे हैं और उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी और डिबेंचर्स जो है वो डेबिट होके कम हो जाएंगे। और अगर प्रीमियम पे है, अगर हम प्रीमियम पे जो कन्वर्ट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं शेयर्स को, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट, और जो भी प्रीमियम की अमाउंट है उसको शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन से रिलेटेड प्रोविजंस। अब देखो, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन का मतलब वही कि जो प्रेफरेंस शेयर की जो अमाउंट है उसको वापस से पेमेंट की जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में भी कई बार ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसी फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए इशू किए गए, जैसे कि 10 ईयर के लिए इशू किए गए, 20 ईयर, तो वो जो मैच्योरिटी डेट होती है, फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट, उस डेट के ऊपर जो पेमेंट है, जो कैपिटल है वो वापस रिटर्न कर दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, उसी को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये जो सेक्शन 55 है कंपनी एक्ट का, उसके अंडर कुछ प्रोविजंस हैं। इसके अंदर ये बोले गए कि जो कंपनी है, जो एक कंपनी होती है, जो लिमिटेड बाय शेयर्स एक कंपनी होती है, वो अपने जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ऑथोराइज करती है कि वो कैसे मतलब ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे रिडीम करेगी, या किस मैच्योरिटी डेट पे तक के, मतलब कितने टाइम पीरियड तक के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाएंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो मतलब नॉर्मल केस में जो कंपनीज हैं वो जो 20 ईयर्स हैं उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करते, यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होता, यानी कि 20 साल तक जो पेमेंट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वो कर दी जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें
कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनमें क्या कंडीशंस होती है कि जो शेयर्स हैं वो रिडीम किए जाते हैं, जो मतलब जो पैसे जो पेमेंट की जाती है वो पेमेंट मतलब वो जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट जो है कंपनी के उनका यूज किया जाता है। यानी कि जो शेयर्स हैं उनको रिडीम करने के लिए प्रॉफिट्स जो है उसका यूज किया जाता है कंपनी के। और जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए जाते हैं, जिनकी पैसे लौटाए जाते हैं, वो फुल्ली पेड होने चाहिए। ये दो कंडीशंस होती है इसके अंदर। फुल्ली पेड यानी कि उसके ऊपर पूरे पैसे रिसीव हुए होने चाहिए कंपनी को। ठीक है, ये कंडीशंस होती है जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके रिडम्पशन के केस में। अब देखो, अब जो कंपनी जो शेयर्स हैं उनको रिडीम करती है तो उसके उनमें एक गैप क्रिएट हो जाता है। ये गैप जो है क्रिएट होता है किस केस में होता है, जब कंपनी जो है कंपनी की कैपिटल को रिडीम किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो ये जो गैप क्रिएट होता है इस गैप को किस तरीके से फिल होता है। अब देखो, कंपनी के पास जो कैपिटल है, जो पैसे हैं, उन पैसों से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करेगी कंपनी, तो कंपनी के पास एक तरह से कमी आ जाएगी फंड्स की, पैसे की। तो वो पैसे जो फंड्स जो है वो कहाँ से लाती है कंपनी, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको रिडीम करने के लिए। तो उसके लिए कंपनी या तो फ्रेश शेयर्स जो है नए शेयर इशू करेगी, या फिर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि जो प्रॉफिट जिनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जिनको बांटा नहीं गया है, उनको कैपिटलाइज करेगी, या फिर इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो यूज करती है। तो इनके थ्रू पैसा लाती है कंपनी और फिर उससे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम करती है। यानी कि जो गैप क्रिएट होता है कंपनी की कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन की वजह से, तो उसको कहाँ से फिल किया जाता है, कहाँ से भरा जाता है, इन दो वेज के थ्रू भरा जाता है। सबसे पहले देखो, जब प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम किया जाए फ्रेश इशू ऑफ शेयर से, तो ये एक मतलब एक मेन मेथड्स है जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, नए शेयर इशू कर लेती है और उससे जो पैसा आता है उसका यूज़ कर लेती है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, उनकी पेमेंट करने के लिए। अब बात करें इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, तो जब शेयर्स को इशू किया जाता है, नए शेयर को इशू करेंगे तो क्या एंट्री होती है, वहीं जो नॉर्मल हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट जो है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल एंट्री होती है। अब जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा तो उस केस में क्या एंट्री होगी, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, ये पार के सिचुएशन में है, प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो यहाँ पर एक प्रीमियम अकाउंट जो है वो भी डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से प्रीमियम जो है, या अगर प्रीमियम पे इशू की जो पेमेंट की गई है, रिडीम किए गए हैं, तो एक तरह से कंपनी के लिए लॉस होता है, क्योंकि कंपनी को जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज़्यादा अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ी रिडम्पशन के टाइम पे, तो इसलिए ये लॉस होता है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है प्रीमियम, और क्रेडिट हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और फिर जब इनकी पेमेंट कर दी जाएगी, यानी कि इनको रिडेम्पशन के लिए पेमेंट कर देगी कंपनी, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये जनरल एंट्रीज होगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके अलावा नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ा था कि जब प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं उनका रिडेम्पशन किया जाए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से, तो एक कंपनी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि वो प्रॉफिट जिनको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उनका यूज करके भी कर सकती है। इनका यूज करके कैसे, कंपनी एक अकाउंट ओपन करती है जिसका नाम होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर कंपनी अपने प्रॉफिट का एक शेयर जो है वो ट्रांसफर करती जाती है। तो ये इसमें के अंदर कौन से प्रॉफिट आए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर इस रिजर्व का यूज करती है कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडीम करने के लिए, यानी कि यहाँ से पेमेंट करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी, सेम वैसी होगी जो हमने नॉर्मल उसमें पिछले केस में पढ़ी थी। सबसे पहले जो रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को। ये पार की कंडीशन में होगा, और प्रीमियम वाली में यहाँ पर प्रीमियम वाला की भी एंट्री हो जाएगी। और जब पेमेंट कर दी जाएगी तो प्रेफरेंस शेयर को जो शेयर होल्डर अकाउंट है उसको डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज होगी, सेम एज इट इज वैसी ही है जो हमने इस केस में पढ़ी थी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, कि फाइनल अकाउंट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखो, फाइनल अकाउंट यानी कि एक कंपनी जो है अपना अकाउंटिंग का जो पूरा वर्क है उसको उसके लास्ट में जो बिल्कुल फाइनल में बनाती है, जो अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स, उनको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। अब देखो,
सबसे पहले कंपनी जो नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको उनकी जर्नल एंट्री करती है, उसके बाद लेजर अकाउंट बनाते हैं। या आपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो या नॉर्मल अकाउंटिंग है, अगर आपने वो पढ़ी हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जनरल एंट्री होती है, फिर उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, और फिर लेजर अकाउंट का बैलेंस जो है वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस अकाउंट में। तो ट्रायल बैलेंस के बाद कंपनी जो है अपने फाइनल अकाउंट बनाती है, यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंस होते हैं उनका यूज करके कंपनी अपने फाइनल अकाउंट बनाती है, जिन फाइनल अकाउंट्स के अंदर कंपनी के क्या प्रॉफिट रहे पूरे साल और क्या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है, उस चीज़ को बताया जाता है फाइनल अकाउंट्स में, इसलिए इनको बोला जाता है फाइनल अकाउंट्स। तो यानी कि ये फाइनल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाद प्रिपेयर किए जाते हैं। क्या पर्पज़ होता है फाइनल अकाउंट को बनाने का? ये चीज़ जानने के लिए कि कंपनी ने क्या प्रॉफिट अर्न किए हैं या क्या कंपनी को एक लॉस हुआ है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक साल में कंपनी ने क्या प्रॉफिट अर्न किए हैं या फिर अगर लॉस हुए हैं तो क्या लॉस हुए हैं। उसके अलावा क्या कंपनी की एक तरह से स्टैंडिंग पोजीशन है, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, यानी कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कंपनी फाइनल अकाउंट बनाती है। अब फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? मेन 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। ये 3 मेन अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं। एक तरह से इनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं या फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में एक वो अकाउंट होता है जिसके अंदर जो कंपनी ने जो गुड्स और जो सर्विसेज एक तरह से बनाई है या प्रोवाइड की हैं, उन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए उनके ऊपर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, डायरेक्ट जो खर्चे हुए हैं उन गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके अलावा इन गुड्स और सर्विसेज से क्या डायरेक्ट इनकम हुई है कंपनी को, यानी कि जो सेल्स हुई है उससे क्या कंपनी को रिसीव हुआ है, जो कैश रिसीव हुआ है, वो जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, और फिर उनके डिफरेंस से एक कंपनी जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू अपना ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस जो है एक अकाउंटिंग पीरियड का वो निकालती है। तो मेन जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो होता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो है एक अकाउंटिंग पीरियड का, वो असरटेन करना, वो फाइंड आउट करना। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या एंट्रीज की जाती है। यहाँ पर एक परफॉर्मा है, यहाँ पर जो एक तरह से सबसे पहले जो कंपनी ने क्या सेल्स के थ्रू क्या पैसा आया, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड, ठीक है। और डेबिट साइड मतलब क्रेडिट साइड तो दिखाई जाती है जो इनकम हुई कंपनी को अपनी उसके थ्रू जो भी गुड्स या सर्विसेज को सेल किया या जो सर्विसेज प्रोवाइड की, उनके थ्रू कंपनी को क्या इनकम हुई, वो सारी चीज़ें शो की जाती है डेबिट साइड, जैसे कि क्रेडिट साइड, और यहाँ पर ये डेबिट साइड। तो यानी कि एक तरह से जो इनकम हुई वो दिखाई जाती है जिनसे कंपनी को पैसा मिला, और डेबिट साइड दिखाई जाती है जो एक्सपेंसेस या जो लॉसेज हुए कंपनी को, जहाँ पर कंपनी को पेमेंट करनी पड़ी। यहाँ पर कौन सी एक्सपेंसेस दिखाई जाएंगी? जो डायरेक्ट हुई कंपनी को, ठीक है। और यहाँ पर जो डायरेक्ट इनकम हुई वो दिखाई जाएंगी, और फिर इनके बैलेंस से कंपनी अपना ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रोस लॉस जो है वो असरटेन करेगी, वो निकालेगी। अगर ग्रोस लॉस हुआ है तो यहाँ पर इसका बैलेंस बचेगा, और ग्रोस प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर बैलेंस बचेगा, और फिर ये जो ग्रोस प्रॉफिट या लॉस हुआ इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब P&L अकाउंट की बात करें कि P&L अकाउंट क्या होता है। P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अकाउंट जिससे एक कंपनी को पता चलता है कि एक साल में 1 अकाउंटिंग ईयर में उसके क्या प्रॉफिट रहे या क्या उसका लॉस रहा। इस चीज़ का पता लगाने के लिए एक कंपनी अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी जो है वो क्या मतलब क्या चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड करती है। इसके अंदर कंपनी जो इनडायरेक्ट कंपनी ने एक्सपेंसेस किए, इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट जो कंपनी के खर्चे हुए और इनडायरेक्ट जो कंपनी की इनकम हुई यानी कि जो रिवेन्यू हुआ, उन का रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर उससे कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जो है या नेट लॉस जो है वो निकालती है, ठीक है। यानी कि एक कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो P&L अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है।
ये परफॉर्मा है P&L अकाउंट का। सबसे पहले यहाँ पर जो भी ग्रोस लॉस का या ग्रोस प्रॉफिट का जो बैलेंस होगा उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। जो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट या लॉस निकाला था उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद जो भी जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं उनको एंटर किया जाएगा डेबिट साइड, और जो इनकम हुई है उनको क्रेडिट किया जाएगा यहाँ पर इस साइड, क्रेडिट साइड डाला जाएगा उनको। और फिर उन दोनों के डिफरेंस से जो एक्सपेंसेस और इनकम है उनके डिफरेंस से जो बैलेंस बचेगा वो होगा कंपनी का या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट। और फिर ये जो नेट प्रॉफिट या लॉस होगा इसको कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अब एक बार डिफरेंस देखें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का क्या डिफरेंस होता है। तो जो P&L अकाउंट है वो एक मेन अकाउंट होता है, और लेकिन जो ट्रेडिंग है ये एक पार्ट होता है P&L का ही। ठीक है, कई बार आपने देखा भी होगा P&L अकाउंट के अंदर ही हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और फिर P&L अकाउंट बनाते हैं। तो एक तरह से ट्रेडिंग जो है वो पार्ट होता है P&L का। जो P&L अकाउंट है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखाया जाता है, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो की जाती है। जो P&L अकाउंट है उससे हम नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, और ट्रेडिंग से ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस निकालते हैं। जो बैलेंस है P&L अकाउंट का उसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और जो बैलेंस है ट्रेडिंग अकाउंट का इसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके अलावा जो आइटम्स हैं P&L अकाउंट के वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कम ही चीज़ें लिखते हैं, लेकिन P&L अकाउंट में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस था P&L अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में। अब उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक बैलेंस शीट कि एक बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट यानी कि एक शीट जिसके अंदर एक तरह से एक स्टेटमेंट, जिसके अंदर कंपनी की सारी जो एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका ब्यौरा दिया जाता है, वो बताई जाती हैं। तो इसको स्टेटमेंट, एक तरह से बैलेंस शीट जो वो एक स्टेटमेंट होता है, अकाउंट नहीं होता। अब इस बैलेंस शीट के अंदर क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, देखो जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम सारे जो लेजर अकाउंट है उनके बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो उन बैलेंस को हम, कुछ बैलेंस को तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, कुछ को P&L अकाउंट में, और उसके अलावा जो बाकी के जो बैलेंस बचे उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में हम कौन से बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, देखो हमने अकाउंट्स पढ़े हैं, मतलब अकाउंट्स के टाइप्स पढ़े होंगे आपने, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो जो P&L अकाउंट और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उनके अंदर हम ट्रायल बैलेंस के जो नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट हैं उनके बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन बाकी के जो बैलेंस हैं यानी कि जो रियल अकाउंट के बैलेंस और जो पर्सनल अकाउंट के बैलेंस उनको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है बैलेंस शीट की उसके अंदर वो सोर्सेज शो किए जाते हैं जिनसे कंपनी को कैपिटल रिसीव हुई है। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर क्या शो किए जाती हैं, जहाँ पर कंपनी ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है। यानी कि हम बैलेंस शीट जो बनाते हैं उसमें यहाँ पर हम एसेट्स शो करते हैं, यहाँ पर लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ यानी कि जहाँ से कंपनी ने कैपिटल ली है, और एसेट्स यानी कि जहाँ पर कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है वो शो की जाती है बैलेंस शीट के अंदर। उसके अलावा कुछ और फीचर्स देखें अगर हम बैलेंस शीट की क्या फीचर्स होती हैं, तो इसमें कोई डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती, इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी साइड होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब ये जो बैलेंस शीट है वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाई जाती। पर्टिकुलर पीरियड यानी कि जैसे P&L अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाई जाती है। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड का क्या डिफरेंस है, पीरियड का मतलब है कि यहाँ से हम लगा के हमने यहाँ तक का एक पूरा पीरियड हो गया, और पॉइंट यानी कि अब इस टाइम पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे। तो जो बैलेंस शीट है वो एग्जैक्ट जो टाइम है जिस टाइम पे वो बनाई गई है उस टाइम की सिचुएशन बताती है। ठीक है, लेकिन जो P&L अकाउंट है वो बताता है कि पूरे साल का, पूरे जो एक साल है उसका क्या प्रॉफिट रहा पूरे साल का, तो वो एक पीरियड की बात करता है। लेकिन बैलेंस शीट एक पॉइंट, इसके ऊपर एक पॉइंट की बात करती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या एक फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या एसेट्स और क्या लाइबिलिटी है कंपनी की। ठीक है, तो इसलिए जो बैलेंस शीट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनाई जाती है। जैसे आपने देखा भी होगा जो बैलेंस शीट है उसके नीचे लिखा जाता है एज ऑन, यानी कि अब इस टाइम पे क्या एक बैलेंस जो शीट है कंपनी की है, यानी कि क्या उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं।
तो अब जो ये चीज़ें तो हमने बात कर ली कि एक बैलेंस शीट जो है वो एक समरी होती है बैलेंस शीट की लेजर अकाउंट के, जो अकाउंट्स हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी कि रियल और जो पर्सनल अकाउंट के बैलेंस है उनकी समरी होती है बैलेंस शीट। ठीक है, ये मेन फीचर्स थी। अब बात करते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटी कैसे दिखाई जाएंगी, यानी कि क्या कौन सी एसेट्स को हम सबसे ऊपर दिखाएंगे, कौन सी को सबसे नीचे दिखाएंगे, वो जो एक ऑर्डर है वो कैसे डिसाइड होता है। उसके दो मेथड्स हैं, एक होता है लिक्विडिटी के बेसिस पे और एक परमानेंस के बेसिस पे। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब जो एसेट्स और लाइबिलिटी उनको इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो भी ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट यानी कि जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट होने वाली एसेट्स हैं उनको सबसे ऊपर दिखाया जाए। जैसे कि कैश है, कैश तो बिल्कुल हाथ में ही होता है, कैश ही होता है, लिक्विड ही होता है, तो उसको सबसे ऊपर दिखाया जाए। और ऐसी एसेट्स जो मतलब जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे कैश में कन्वर्ट होने में, उसको सबसे नीचे दिखाया जाए। तो अगर इस फॉर्मेट में दिखाए जो एसेट्स और लाइबिलिटी उनको शो किया जाए तो वो होती है लिक्विडिटी ऑर्डर में। और परमानेंस ऑर्डर, परमानेंस यानी कि जो एसेट्स परमानेंट है, परमानेंट टाइम के लिए है, उनको सबसे ऊपर दिखाया जाए और जो टेम्परेरी है उनको सबसे नीचे दिखाया जाए। अगर इस ऑर्डर में अरेंज किया जाए एसेट्स और लाइबिलिटी को एक कंपनी की बैलेंस शीट में, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ये दो तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो अरेंज की जा सकती है एक कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, ये याद रखना आप। अब यहाँ पर फॉर्मेट आप एक बार देख सकते हो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। यहाँ पर एक साइड एसेट्स होती है, यहाँ पर लाइबिलिटीज होती हैं। और जब अगर हम बात करते हैं लिक्विडिटी के ऑर्डर के बेसिस पे, यानी कि हमने दो तरीके से पढ़ा, एक लिक्विडिटी और एक परमानेंस। जब लिक्विडिटी के केस में सबसे पहले ज़्यादा लिक्विड एसेट उसको ऊपर, उसके बाद फिर उससे कम वाली जो लिक्विड है वो इस तरीके से शो की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें परमानेंस वाले ऑर्डर के बेसिस पे, तो वो एसेट्स जिसको कन्वर्ट करना का मतलब जो ज़्यादा परमानेंटली होती है उसको सबसे ऊपर, जैसे गुडविल परमानेंट होती है, तो उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, और सबसे नीचे कम टेम्परेरी कौन सी होती है, कैश इन हैंड, कभी भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो यानी कि बहुत जो टेम्परेरी होती है उनको सबसे लास्ट में और जो परमानेंट होती है उसको सबसे ऊपर। तो इस तरीके से अगर जो एसेट्स हैं उनको या लाइबिलिटी है उनको ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो वो होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो दो तरीके से बैलेंस शीट जो है वो बनाई जा सकती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी और ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसका जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।